प्रेजेंट इन द प्रोमिनेंट एक्स एंड वाई वेव जब प्रोमिनेंट हो जाती है हमारे, उसको हम कहते हैं दैट जो कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर होती है ना, फ्रेडरिक्सन साइन। इसमें प्रोमिनेंट वाई वेव बन जाती है हमारे पास। जो वेव फॉर्म हम जेवीपी लेते हैं, जेवीपी की वेव्स जो मैंने आपको दिखाई थी पहले। ओके, लेट मी शो यू अगेन। ओके, that was the image. Just a minute. ओके, स्टार्टिंग है, जस्ट एक्सक्यूज मी, अ लिटिल बिट लैग है, स्टार्टिंग है, तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। ओके, खैर, जब तक ओके, ये देखें, यहाँ पे ए सी एक्स एंड वी वाई, हमने ये वेव पढ़ी थी ना, ये वाली वेव मैंने कोरिस्पॉन्डिंग्स भी आपको बता दी थी। ए वेव्स की हमारे पास पियर सेगमेंट के साथ होता है, आरटीए कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, अगर हमारे पास ये वाई जो वेव है यहाँ पे, ये वाली जो वाई वेव है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अगर ये प्रोमिनेंट हो जाती है अलॉन्ग विद एक्स की वेव प्रोमिनेंट हो जाती है, दैट इज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर ये कंडीशन होती है। और ये जो वाई प्रोमिनेंट हो जाती है, इसको कहते हैं फ्राइड्रिक्सन साइन, ठीक है, जिस जो कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर होता है। उसमें क्या होता है, देयर इज को स्मॉल साइन भी आता है हमारे पास कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। ये दो हमारे पास रिलैक्सेशन है। एक्स वाली वेव तब आती थी जब हमारे पास देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ द आर्ट्रिया, आर्ट्रिया रिलैक्स करता है और उसकी वजह से जो डिक्रीज प्रेशर होता है, ये वेव बनती थी। वाई कब बनती थी, जब हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व जो ओपन होता था और उसके बाद आर्ट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास फ्लूइड जाता था। सो दैट इज वाई वेव। जो दो हमारे पास डिक्रीज वेव हो रही हैं, अगर ये दोनों प्रोमिनेंट हो जाती हैं, यानी कि ये दोनों एनलार्ज हो जाती हैं, ये कंडीशन कौन सी होगी, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। और जो प्रोमिनेंट वाई वेव होती है उसको हम कहते हैं फ्रेडरिक्सन साइन, ठीक है। अगर हमारे पास जस्ट ओनली एक्स वेव हमारे पास प्रोमिनेंट हो, दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड कार्डिक टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट। आई एम नॉट गोइंग इनटू एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट थिंग, ये कैसे होती है, बिकॉज दिस इज नॉट सीपीएसपी ओरिएंटेड। मेरे लेक्चर सीपीएसपी ओरिएंटेड होते हैं, बट सम स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन rather other than the CPSP, so मैं उसका आंसर कर रहा हूँ, कल का जो क्वेश्चन था, राइट। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? ये क्लियर है फ्रेडरिक्सन क्या होता है और दूसरा क्या होता है? ओके, डॉक्टर आमना, डॉक्टर यूसुफ नूर, ओके ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट, ओके, हम हमारे पास दिस वन, ओके, लेट्स हम अब बात करते हैं उसकी साइड्स ऑफ ये आर्टीरियल प्रेशर्स की। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ आर्टरीज की, आर्टेरियस। ओके, मैं अभी बैकग्राउंड आपकी बेस बना रहा था, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे नॉलेज को ना, जितना हमने पढ़ा है। ओके, दिस वन, ओके, लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। हमारे पास क्या आ रही है, ये आर्टरीज है, आर्टरीज है, आर्टीरियोल है, आर्टीरियोल से क्या बनेंगे, कैपिलरीज, कैपिलरीज ज्वाइन करेंगे क्या बनेंगे, वेन्यूल्स, वेन्स, वेन्यूल्स से ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बनती है, डेट इज वेन। ये सभी को पता होता है कि ये होता है। अब सीपीएसपी में एमसीक्यूज क्या पूछे हुए हैं, इससे रेलेवेंट, आर्टरीज से रेलेवेंट जो एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, वो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं विद एन इमेज, राइट। अच्छा, अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज स्ट्रेस वॉल्यूम, स्ट्रेस वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रेस वॉल्यूम दैट इज द ब्लड इन द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर जो जिस जहां से ये आर्टेरियोल्स निकल रही हैं, आर्टरीज से, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स निकलती हैं, आर्टरीज में जो वॉल्यूम होता है उसको कहते हैं स्ट्रेस वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, इस वजह से हम उसको स्ट्रेस वॉल्यूम कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास वेन्स के अंदर यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको कहते हैं अनस्ट्रेस वॉल्यूम, अनस्ट्रेस वॉल्यूम, ओके। कैन समवन रिपीट प्लीज, स्ट्रेस वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस वॉल्यूम, कोई मुझे रिपीट कर दे। Yes, that is blood in the arteries. Okay, great. Dr. Noor, I think so. Dr. Noor. Okay, fine. Uh,
अगर मैं इसी तरह हमसे पूछा जाता है इनवर्स रिलेशन टू ब्लड फ्लो का इनवर्स रिलेशन किस चीज के साथ होता है? दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, ब्लड फ्लो का इनवर्स रिलेशन पूछे, दैट इज रेजिस्टेंस। सपोज अगर हमारे पास ये कहता है कि हमने किसी आर्टरीज का आर्टेरियोज का रेजिस्टेंस हाफ कर दिया है, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, कितना बन गया है अगर हम रेजिस्टेंस हाफ कर देते हैं? तो क्या होगा? हम फार्मूला ये याद रखिएगा, द रेजिस्टेंस जो ब्लड फ्लो है इज इक्वल टू 1/r4। ठीक है, जब रेजिस्टेंस हाफ होगा तो आर की पावर 4 होती है। ठीक है, तो वो 16 बन जाएगा। ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 16। वाई? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास उसकी पावर क्या होती है? 1/r4, 1/r4। ओके, दैट इज, और ब्लड फ्लो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। ओके। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आर्टीरियोल्स का पूछता है, आर्टीरियोल्स का कि उसका डायमीटर क्या होता है। सीपीएसपी ने पूछा हुआ है आर्टीरियोल्स का डायमीटर क्या होता है, ये आर्टीरियोल का। तो आर्टीरियोल से आर्थीरियोल्स, आर्थीरियोल्स 30 आर्थीरियोल्स 30 एंड दैट इज 30 माइक्रोमीटर। इनका डायमीटर क्या होगा? दैट इज 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, लूमन का कितना डायमीटर होगा? आर्थीरियोल्स 30 एंड दैट इज 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर इसी में उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 30 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो वो मिलीमीटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास वाल थिकनेस आर्टीरियोल्स की पूछे, दैट इज 20, 10 माइनस कर देंगे तो वो वाल थिकनेस आर्टीरियोल्स की आ जाएगी, दैट इज 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, प्लीज एनीबॉडी लेट मी नो कि आर्टीरियोल्स के लुमेन कितना होता है, लुमेन का डायमीटर। ओके, दैट इज 30 माइक्रोमीटर। ओके, लेट मी नो अगर किसी को। ओके, आप लोग बता नहीं रहे, एडमिट करना है, फाइन। ओके। ओके, देयर इज सम अदर क्वेश्चंस आस्क अबाउट, अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया किसका होता है? आर्टरीज का, कैपिलरीज का, वेन का, वेन्स, वेन्यूज का? दैट इज कैपिलरी, दैट इज कैपिलरी। ठीक है, दैट इज कैपिलरीज। हमारे पास सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिलरीज का होता है। ओके, मिनिमम वॉल थिकनेस किसकी होती है? मिनिमम वॉल थिकनेस, अगेन कैपिलरीज। मिनिमम वॉल थिकनेस इज अगेन कैपिलरीज। मिनिमम डायमीटर किसका होता है? अगेन कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज से हमने क्या पॉइंट याद किए? एक तो हाईएस्ट सरफेस एरिया होता है कैपिलरीज का, मिनिमम उनकी वॉल थिकनेस होती है, एंड दैट इज मिनिमम डायमीटर्स। ठीक है, मिनिमम डायमीटर्स। ओके, दूसरा हमसे पूछे है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेसिकुलर रेजिस्टेंस, वेसिकुलर रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/r4। ठीक है, 1/r4 होता है, आर की पावर 4 उसका रेजिस्टेंस होता है। जब हाफ होता है तो 16 टाइम हो जाता है, 2 × 2 × 2 × 2 तो वो 16 हो जाती है। तो इसी तरह अगर हमसे पूछे मैक्सिमम वेस्कुलर रेजिस्टेंस किसका होता है, इन इन में से आर्टीरियल्स का, कैपिलरीज का, वेन्यूज का या वेन का, तो वो किसका होगा? दैट इज आर्टीरियोल्स। ग्रेट, दैट इज आर्टीरियोल्स। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास आर्टीरियोल्स का होता है, और उसके बाद किसका होता है? दैट इज कैपिलरीज। ठीक है, दैट इज कैपिलरीज। आर्टीरियोल्स फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद हमारे पास कैपिलरीज आ जाती हैं। अच्छा, हमारे पास अगर मैं बात करूं कि पल्स प्रेशर सबसे हाईएस्ट किसका होता है? पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर इज हाईएस्ट ऑफ। ओके, ग्रेट, डोर्सालिस पेरिस आर्टरी, प्योरिटी। डू यू रिमेम्बर द प्योरिटी? जो मैं निमोनिक्स बताता हूँ उसमें प्योरिटी ऐसी है कि एक बंदा है चोकरी मार के बैठा है, ठीक है, वो खाना खा रहा है। तो चोकरी कैसे मारते हैं हम? क्या अपने फुट को अपनी थाई पे रखेंगे, ठीक है, और थाई पे हम रखने के लिए टांग को फोल्ड करते हैं, और फिर हम खाना खाने के लिए abdomen में चीजें डालते हैं। सो रिमेंबर दैट सीक्वेंस कि हम फुट को थाई पे रखेंगे। ठीक है, फुट पे कौन सी होगी? दैट इज डोर्सल पेडस आर्टरी। थाई पे हमारे पास कौन सी होगी? दैट इज फेमरल आर्टरी। ठीक है, और टांग को हम फोल्ड करेंगे तो पोप्लिटियल फोसे वाली साइड से, ऐसे याद करना है, तो पोप्लिटियल आर्टरी। और फिर पेट में हमने कुछ डालना है तो उससे क्या आ जाएगी? दैट इज एब्डोमिनल एओर्टा। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ पल्स प्रेशर, कि सबसे ज्यादा पल्स प्रेशर किसका ज्यादा होता है? कैन एनीबॉडी रिपीट प्लीज? ओके, ओके डॉक्टर, you have raised your hand, Dr. Aman. Any question? I am admitting all.
सभी को एडमिट कर लिया। ठीक है। डोर्सल पेडस आर्टरी, ये निमोनिक्स आपको याद हो गए। चोकरी मारने से समझ आई है आप लोगों को कि हमने फुट उठा के अपने थाई पे रखना है, और थाई पे रखने पे थाई पे कौन सी आर्टरी होती है, फेमरल आर्टरी। और हमने टांग को फोल्ड करना है, तो फोल्ड करने से आप देखिएगा दैट इज का पोप्लीटियल फोसा, तो पोप्लीटियल आर्टरी। और फिर खाना खाना है तो उसके अंदर हम पेट से कौन सी याद करेंगे, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू पीपल? ओके ग्रेट। ओके ग्रेट, दैट इज द पल्स प्रेशर। इसी तरह अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज और वेन और वेसल हैज द हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर, वो कौन सी होगी? दैट इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी सर्जरी से मैंने याद किया हुआ था, रीनल की हम सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो रीनल आर्टरी सर्जरी सिस्टोलिक प्रेशर हाईएस्ट होता है उसका, राइट। इसी तरह अगर मैं ये पूछूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल हैज हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, फिर कौन सा होगा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर? That will be the aorta. Okay, there is a student. Exact. Mashallah. Great. Uh, okay, Dr. Huma. Okay, fine. Great. That is aorta. ठीक है. Maximum blood pressure would be the aorta. Okay. Maximum blood volume किसके अंदर होगा? Maximum blood volume. That will be the veins. ठीक है. That will be the veins. Vein plus venules दोनों के अंदर सबसे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर। ओके। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कौन सा होगा? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, दैट आर द कैपिलरीज। ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा वेसल्स है जो कंस्ट्रिक्ट करेगी और कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, हमारे पास एक्सुडेट नहीं करवाएगा वो। लाइक एमसीक्यूज में ये आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल विल विच इज फॉलोइंग वेसल कंस्ट्रिक्शन डज नॉट कॉज द हाइड्रोस्टेटिक इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड डज नॉट इंक्रीज द ट्रांसुडेट। ठीक है, और वो एडिमा नहीं करवाएगा। यू नो, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसुडेटिव फ्लूइड बाहर चले जाता है, जो कि वो करवाता है, एडिमा करवा देता है, ट्रांसुडेटिव एडिमा। तो वो कौन सी होगी? उसने एक वेन्स की ऑप्शन दी थी, एक आर्टीरियोल्स की दी थी, और एक आर्टरीज की दी थी, और भी अदर ऑप्शन थी। तो इनमें से कौन सी सिलेक्ट करेंगे? वेन्स, आर्टीरियोल्स और आर्टरीज में से, जिसकी कंस्ट्रिक्शन से हमारे पास एडिमा नहीं होगा। विच वन? एनीबॉडी? दैट विल बी द आर्टीरियोल्स, राइट। आर्टीरियोल्स होगी, दैट विल बी द आर्टीरियोल्स। ठीक है। ओके, फाइन। ओके, ये हो गया। अच्छा, हमने थिकनेस की बात कर ली। कैपिलरीज की मिनिमम क्या चीजें होती हैं? प्लीज एनीबॉडी रिपीट। कैपिलरीज की मिनिमम क्या क्या चीजें होती हैं? मिनिमम डायमीटर कैपिलरीज का होता है, एंड देयर इज मिनिमम वॉल थिकनेस कैपिलरीज की होती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज। यस, मिनिमम डायमीटर एंड मिनिमम थिकनेस ऑफ द हमारे पास उसके वॉल की थिकनेस होती है। ओके, फाइन। अभी हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, देन इट विल बी बिकम मोर क्लियर कि मैं क्या बोली जा रहा हूँ। शायद आपको ऐसे ही लग रहा हो सर क्या बोली जा रहे हैं। दैट आर द ऑल पास सीपीएसपी एमसीक्यूज, राइट। ओके। मैं फ्रिक्वेंटली देख रहा हूँ यहाँ पे, दस ओनली डॉक्टर हाजरा थी, और बाकी सभी को मैं कर रहा हूँ। ओके, फाइन। ओके। ओके, इसमें देखें, समझाने वाली चीज़ नहीं है इसमें कुछ भी। यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स ना, दिस पॉइंट यू हैव टू लर्न। अगर समझाने वाली होती तो मैं इसको एक्सप्लेन करता। अब ये देखें, कैपिलरीज का मिनिमम उसकी वॉल थिकनेस है, उसका मिनिमम लुमेन है, इसमें मैं क्या समझाऊं? दैट इज द लर्निंग थिंग्स, दैट आर द लर्निंग थिंग्स, राइट। सो दैट्स वाई मैं इसको एम्फोसाइज नहीं कर रहा। ये चीज़ें आपने 80% सीपीएसपी इज रट्टा थिंग्स। ठीक है, जो समझानी होगी
आई विल गिव यू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। कल जैसे मैंने बैरोरिसेप्टर का समझाया था आपको, और जैसे कशिंग रिफ्लेक्स का समझाया था, उसके बाद मैंने आपको बेन ब्रिज रिफ्लेक्स का समझाया था। दैट आर द समझाने वाली थिंग्स। ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, और ये पॉइंट आउट इसमें बार बार कर रहा हूँ, यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। ये मैं बार बार पूछूंगा आपसे, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके। लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो क्या होता है? लेमिनर फ्लो क्या होता है? कि स्मूथ ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इज नॉट अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्टेड नहीं होता लेमिनर ब्लड फ्लो? दैट विल बी, ओके, विस्कोसिटी, डेंसिटी, डायमीटर, लेंथ, दैट विल बी द लेंथ, राइट, दैट विल बी द लेंथ। ओके, ग्रेट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज टर्बुलेंस इन द ब्लड फ्लो? टर्बुलेंस जो इंक्रीज कर देगा, तो वो कौन सा होगा? दैट विल बी इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, और डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ब्लड वेसल, या डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ब्लड? विच वन? दैट विल बी इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। टर्बुलेंस हमारे किन किन पे अफेक्ट करेगा? इंक्रीज वेलोसिटी, इंक्रीज डायमीटर, और हमारे पास रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 से ज्यादा हो जाएंगे, जब रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, वो जब ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरह एक लॉ का पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्वेलाई की सरफेस टेंशन, एल्वेलर प्रेशर, जो एंड सरफेस टेंशन एंड रेडियस को कौन रिलेशन करता है? कौन सा लॉ कि जो हमारे पास एल्वेलाई प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड रेडियस को करता है? दैट इज दैट इज लैप्लेस लॉस, टू टी ओवर आर, ठीक है। जो हमारे पास प्रेशर होता है, एल्वेलर प्रेशर इज इक्वल टू टू टी ओवर आर, ये होता है जो सरफेस टेंशन और रेडियस के साथ करता है। दैट इज लैप्लेस लॉ, राइट, लैप्लेस लॉ होता है। ओके, फाइन। ये एक डायग्राम होगी हमारी, इसके रेलेवेंट मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए। ये वाली मैंने आपको कल क्लियर कर दी थी। ए वेव ऑफ जेवीपी कोरिस्पॉन्ड टू विच सेगमेंट ऑफ द, हमारे पास ईसीजी वाले के किसके कोरिस्पॉन्ड करता था? ए वेव, दैट आर पीआर सेगमेंट। और ए वेव में क्या होती है? पीआर सेगमेंट में क्या होता है? पीआर सेगमेंट में क्या होता है? दैट इज एट्रियल कंट्रैक्शन। अगर मैं कहूँ कंप्लीट एट्रियल डिपोलराइजेशन, उसका क्या आएगा आंसर? complete atrial depolarization correspond to ECG. Yes, that will be the PR segment. ठीक है, that will be the PR segment. Complete ventricular uh, depolarization is represented by, that is ST segment. Yes, ST segment. Or systole of the is heart is represented by on the ECG. That is QT or RT interval. QT or RT interval, right? QT or RT interval. Okay, great. Okay, the ventricular repolarization is represented by, that is uh, T waves. Okay, ventricular filling is represented by, no. Who says QRS? दैट इज कम्प्लीटली ब्लंडर। ठीक है, हमारे पास वेंटिकुलर फीलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपी। टीपी वेंटिकुलर फीलिंग, कल मुझे लगता है आपने लेक्चर नहीं लिया जिसने ये क्यूआरएस बोला है, इतना बड़ा ब्लंडर। कल के लेक्चर देने के बाद भी अगर आप करेंगे तो यू आर गिविंग मी हार्ट हार्ट अटैक, ठीक है। दैट इज नॉट QRS। QRS is the depolarization of the ventricles. Complete depolarization of ventricle is ST segment, एंड हमारे पास सिस्टली इज क्यूटी और आरटी इंटरवल। और इसी तरह वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इज टी वेव्स, और हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टली और वेंट्रिकुलर फिलिंग इज टीपी वेव्स। ओके, प्लीज रिमेंबर these points, these are the CPSP points. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास, एक तो ये डर लगता है कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है। ओके, फाइन, दैट इज ग्रेट। प्लीज लेट मी नो अगर कोई वेटिंग में हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ओके, वो बात कर ली ईसीजी की, वो हो गया। ओके, इन विच कंडीशन ईसीजी में किस कौन सा स्ट्रक्चर था जो ईसीजी में हमें शो नहीं होता था, जिसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं होती?
नो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मिश्रा, जस्ट पे अटेंशन टू माय क्वेश्चन, ठीक है, देन गिव द आंसर। लाइक आई एम आस्किंग के कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर है हार्ट का जिसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं होती? दैट इज एस एन ओ, राइट? दैट इज एस एन ओ, यस, ग्रेट, दैट इज एस एन ओ। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं, हमारे पास इन विच कंडीशन द एट्रियल रिपोलराइजेशन इज शोन? दैट इज कंप्लीट हार्ट ब्रोक, ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्रोक। अ लिटिल बिट रिवीजन फॉर प्रीवियस हमारे पास जो हमने कल डिस्कस किया था चीजें। ओके, सो दे आर सम फॉर्मूलाज, ये आपके हैंड टिप्स पे होने चाहिए। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड व्हाट इज पल्स प्रेशर, व्हाट इज मीन आर्टरी प्रेशर, एंड कार्डियक आउटपुट। तो ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, पल्स प्रेशर क्या होता है? दैट इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सिस्टोलिक से डायस्टोलिक सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज पल्स प्रेशर। ओके, द पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? द स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल ऑन ईच बीट। ईच बीट पे जब हमारे पास जो वॉल्यूम निकल रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास जो ये है पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पल्स प्रेशर इज स्ट्रोक वॉल्यूम। सबसे हाईएस्ट पल्स प्रेशर किसका होता है, किस आर्टरी का होता है? पल्स प्रेशर। हाँ, ये अभी अभी बताया, ये अभी अभी बताया, एंड यू आर मेकिंग दैट रॉन्ग, राइट? सो ऐसे तो ना करें डॉक्टर साहिबा, प्लीज। ओके, दैट इज डोर्सल पेडिस आर्टरी, ठीक है। और पल्स प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। और ये किससे डिटरमाइन किया जाता है? पल्स प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट पल्स प्रेशर का कौन सा होता है? दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारे पास डायस्टोलिक, कंप्लीट डायस्टोलिक होने के बाद जो वॉल्यूम रह जाएगा, और उसके बाद सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो वॉल्यूम रह जाएगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, अब दूसरी चीज, व्हाट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर? मीन आर्टेरियल प्रेशर के ये अक्सर पूछता है कि हमारे पास द डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास जो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होते हैं, उसका मेन डिटर्मिनेंट कौन सा होता है? दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। जो ब्लड फ्लो हमारे पास वेसल्स के अंदर कर रहा होता है, उसका डिटर्मिनेंट कौन सा मेन होता है? दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? दैट इज टू थर्ड ऑफ डायस्टोलिक प्लस वन थर्ड ऑफ सिस्टोलिक, ठीक है। एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय डायस्टोलिक प्लस वन थर्ड ऑफ पल्स प्रेशर, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर इज आल्सो इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो सम टाइम वो ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हम जो है ना, मीन आर्टेरियल प्रेशर का इसका फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है? हमें पता है मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है, जब हमारे पास 60 से कम हो जाता है, दैट इज द सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस व्हिच इज एक्टिवेटेड, ठीक है। हमारे पास रिस्पांस होती है ना जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर? सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है? दैट इज बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। बैरोरिसेप्टर का कल डिटेल से हमने पढ़ा था। और उसके बाद अगर हमसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्टिवेटेड इन शॉक, शॉक के अंदर कौन सा होगा? अगेन शॉक के अंदर बैरोरिसेप्टर। फास्टेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बैरोरिसेप्टर होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट, पोटेंट का पूछे तो वो कौन सा होगा? दैट विल बी द सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस, ठीक है, दैट विल बी द सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्टिवेटेड व्हेन द मीन आर्टेरियल प्रेशर इज लेस देन 60? तो फिर कौन सा होगा? अगेन द सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस। सो मीन आर्टेरियल प्रेशर के तीनों फार्मूलेज हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एक कार्डिक आउटपुट का के साथ होता है, दैट इज कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और एक होता है टू थर्ड ऑफ डायस्टोली प्लस वन थर्ड ऑफ सिस्टोली। और एक होता है पल्स प्रेशर के साथ डायस्टोली प्लस वन थर्ड ऑफ पल्स प्रेशर। तो ये वाला हम मोस्टली यूज करते हैं जब मीन आर्टेरियल प्रेशर हमने सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस के साथ हमने उसको देखना होता है कि ये 60 से कम है या नहीं। तो उसी वजह से हमने वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है, ये वाला दिस वन, ठीक है, डायस्टोलिक, ये जो भी है,
ठीक है, डायस्टोलिक प्लस वन थर्ड ऑफ द पल्स प्रेशर। ओके, अब दूसरी चीज स्ट्रोक वॉल्यूम बता दिया, मीन आर्टरी प्रेशर बता दिया, पल्स प्रेशर बता रहे हो। वो चीज इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन का भी पूछता है। उसका फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब हम अभी इनको करेंगे एमसीक्यूज को, एमसीक्यूज, ये फार्मूले आपको याद होंगे, तो हम अप्लाई करेंगे ऑन द एमसीक्यूज। जब पूछे जाएंगे हमसे अभी अभी, तो हम उनको डायरेक्टली आपसे मैं बोलूंगा ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, सो इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड। अच्छा, हमने हार्ट साउंड के बारे में नहीं पढ़ा। हार्ट साउंड कौन कौन से होते हैं? एस वन, टू, थ्री एंड फोर। व्हाट इज फर्स्ट हार्ट साउंड? फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है, कब होता है? दैट इज आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। जब हम पल्स और वेव की वो ग्राफ पढ़ेंगे, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा वो, ठीक है, उसको ना देखने हैं, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस इन आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस इन आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन। थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस इन हमारे पास वेंटिकुलर, रैपिड वेंटिकुलर फीलिंग, ठीक है, रैपिड वेंटिकुलर फीलिंग के अंदर। फोर्थ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस इन हमारे पास एट्रियल सिस्टली के अंदर, एट्रियल सिस्टली के अंदर। सो अगेन द फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड हार्ट साउंड आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन, थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंटिकुलर फीलिंग, फोर्थ हार्ट साउंड दैट इज एट्रियल सिस्टली। अच्छा, हमारे पास नॉर्मल जो हार्ट साउंड होते हैं दैट इज एस वन एंड एस टू, ये नॉर्मल होते हैं। और एस वन हार्ट साउंड आइसोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन प्लस क्लोजर ऑफ माइटल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। एस टू हार्ट साउंड आइसोलेमिक रिलैक्सेशन प्लस क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। अब जो थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड है वो एबनॉर्मल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड इज ऑलवेज एबनॉर्मल? कौन सा होता है? एस वन टू थ्री फोर, दैट इज एस फोर, ठीक है। ऑलवेज एबनॉर्मल इज एस फोर। अगर वो ये पूछे व्हाई नॉट एस थ्री, बिकॉज हमारे पास ये बच्चों के अंदर नॉर्मली, नॉर्मली, यस, प्रेगनेंसी और बच्चों के अंदर ये प्रेजेंट होता है, राइट। ओके, दैट इज डॉक्टर साहिबा, ग्रेट, ग्रेट डॉक्टर साहिबा। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द कार्डिक साइकिल हमारे पास, ओके फाइन। अच्छा, ये हो गया, हमने उसके पढ़ लिए। एक एमसीक्यू ये आता है, विच व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस वन एंड एस टू? एस वन और एस टू में क्या डिफरेंस होता है? एस वन इज लोअर, ओके, रिमेंबर दीज characteristic feature of S1. S1 has is longer in duration, ठीक है, than S2, and it is lower in frequency and intensity as compared to S2, ठीक है। यस, एस वन इज लॉन्गर इन ड्यूरेशन। अगर आपके पास इसी तरह ऑपोजिट करके मैं पूछ लूं, एस टू की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? एट विल बी, एस टू की ड्यूरेशन कम होगी। और इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी और इस इंटेंसिटी क्या होगी? दैट विल बी ज्यादा होगी। ऑप्शन के अंदर आपके पास हो विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस टू, और उसने ड्यूरेशन और इंटेंसिटी दोनों दिया होगा, तो किसको प्रेफर करना है? अगर उसने ड्यूरेशन दी हुई है दैट इज हमारे पास कम है, और हमारे पास पिच ज्यादा है या इंटेंसिटी ज्यादा है, तो किसको प्रेफर करेंगे आप? ड्यूरेशन वाले को, ड्यूरेशन वाले को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, ठीक है, ड्यूरेशन वाले को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। दैट इज व्हाट आई, मेरा बेनिफिट ये है आप लोगों को, ठीक है। आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा, सीपीएसपी में जो ब्लंडर्स होते हैं वो करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एमसीक्यूज की। सो आई, और जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग यू एमएलडी, और मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू पीपल फॉर द सीपीएसपी। सो रिमेंबर अगेन फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीपीएसपी के लिए आपको ट्रेन कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक अदर लेक्चर, ये ऐसे लेक्चर नहीं है, ठीक है। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे एस टू की स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग मतलब ये होता है कि जो पल्मोनरी वाल्व है वो हमारे पास नॉर्मली लेटर क्लोज करता है एज कम्पेयर टू द एओर्टिक वाल्व से। ओके, मैंने क्या बताया था, एस टू हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ विच वाल्व्स? एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। यस, एओर्टिक एंड पल्मोनरी, सेमिनल वाल्व्स तो सभी आ जाएंगे ना, वी हैव टू स्पेसिफाई एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स। ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्मली ये होती है कि पल्मोनरी वाल्व थोड़ी देर से क्लोज होती है एज कम्पेयर टू द एओर्टिक वाल्व। अगर हम डीप इंस्पायरेशन करें तो व्हाट डू यू थिंक, एओर्टिक वाल्व देर से क्लोज होगी या
pulmonary valve. Pulmonary. Why? Because during deep inspiration, there is increase negative intrapleural pressure या इंट्राथोरेसिक प्रेशर वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न ज़्यादा हो जाती है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है और हमारे पास ये जो राइट साइड पे ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो पल्मोनरी वाल्व है वो देर से क्लोज करती हैं। सो देयर विल बी वाइड स्प्लिटिंग। ये देखिए वाइड स्प्लिटिंग कि ये हमारे पास पल्मोनरी वाल्व देर से क्लोज होगी। सो वाइड स्प्लिटिंग हो जाएगी। दो दो कंडीशन कौन सी है ऑन द राइट साइड पे, एक है राइट बंडल ब्लास्ट फॉग एंड डीप इंस्पायरेशन। ठीक है, ये दो चीजें होती है जिसमें वाइड स्प्लिटिंग आता है। एमसीक्यूज यही पूछता है ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द S2, क्या होगा? दैट इज, प्लीज। दैट इज अ फिजियोलॉजिकल, दैट इज फिजियोलॉजिकल बट देर इज वाइडली स्प्लिटिंग ऑफ S2 ना। S2 की स्प्लिटिंग वाइडली होती है, फिजियोलॉजिकल ही होते हैं ना। आर यू गेटिंग मी और नॉट? हमारे पास S2 की फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग भी होती है और वो कौन सी कंडीशन में होती है? डीप इंस्पायरेशन में। एम आई क्लियर डॉक्टर साहिबा? नो नो, दैट इज नॉट एबनॉर्मल। वाइल्ड स्प्लिटिंग इज हमारे पास रिवर्स स्प्लिटिंग जो होती है दैट इज एबनॉर्मल। ठीक है, वाइडली स्प्लिटिंग इज नॉट ऑलवेज एबनॉर्मल, इट कैन बी नॉर्मली ड्यूरिंग डीप एस्पायरेशन के अंदर इंस्पायरेशन, दैट वो फिजियोलॉजिकल होती है। एबनॉर्मल कब होती है? दैट इज राइट बंडल ब्लांच प्रोक। ठीक है, राइट बंडल ब्लांच प्रोक जब होगी दैट इज एबनॉर्मल। ओके डॉक्टर साहिबा? ओके, अब रिवर्स स्प्लिटिंग जिसके अंदर पल्मोनरी वाल्व जल्दी क्लोज हो जाएगा एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व, तो वो उल्टा वाला लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट बंडल ब्लास्ट ब्लॉक और स्फीयर एओर्टिक स्टेनोसिस, ये दो कंडीशन होती हैं। इसी तरह हमारे पास अगर कहें कि लोड हो गया S2 दैट इज हाइपरटेंशन, ऊपर जा रहा है हाइपरटेंशन, समथिंग इज बढ़ रहा है, वो क्या कंडीशन होगी? हाइपरटेंशन। इसी तरह हमसे अगर पूछे कि वो हमारे पास सॉफ्ट हो गया S2 दैट इज एओर्टिक स्टेनोसिस, ये जो एओर्टिक स्टेनोसिस आ रही है, ठीक है, ये एओर्टिक स्टेनोसिस है। ओके फाइन, दिस वन एओर्टिक स्टेनोसिस, ये वाला। ओके, अगर हमारे पास पूछे कि वो हमारे पास फिक्स्ड इन द मिडल है तो फिर कौन सी कंडीशन होगी? ये आता है एमसीक्यूज, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। द S2 हर्ट साउंड इज स्प्लिट एंड इट इज नॉट स्प्लिटिंग नहीं हो रही और फिक्स्ड इन द सेंटर, विच विल बी कंडीशन प्रेजेंट? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इज दैट ओके? ये क्लियर है स्प्लिटिंग का? ओके फाइन। और ये वाली जो हमने अभी बात कर ली हर्सोन S1 2 3 एंड 4, और इसको 3 को हम गैलेब रिथम्स भी कहते हैं और ये हमारे पास रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग के अंदर आती है। S4 हमारे पास एट्रियल सिस्टली के अंदर होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, इन विच कंडीशंस द वेंट्रिकल इज मैक्सिमली फिल्ड, वो कौन सी होगी? मैक्सिमली फिल्ड, वेंट्रिकल मैक्सिमली फिल्ड होगी। नो, दैट इज एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली के अंदर मैक्सिमली फिल्ड होगा। IFILLED, मैक्सिमली फिल्ड की बात जब बात करेगा। अगर वो मैक्सिमली फिलिंग की बात करेगा फिर क्या आएगा? मैक्सिमली फिलिंग के अंदर दैट इज रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग, रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग। ठीक है, ING वाली फॉर्म अगर पूछेगा रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग, ED वाली वो पूछेगा जो कि हो गया पास के अंदर दैट इज एट्रियल सिस्टली। अगर इसी तरह वो पूछे कि कौन सा डायस्टोलिक के हवाले से पूछे कि कौन से फेज के अंदर मैक्सिमली फील्ड होता है डायस्टोलिक में, अर्ली वन थर्ड, अर्ली टू थर्ड, लेटर वन थर्ड, लेटर टू थर्ड, कौन सा होगा डायस्टोलिक के अंदर वेंट्रिकल्स फील्ड? क्यों तुक्के मार रही हैं डॉक्टर साहब? दैट इज अर्ली वन थर्ड, अर्ली वन थर्ड, अर्ली वन थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर हमारे पास 80% फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की। राइट, ये क्लियर है पॉइंट सभी को? ओके फाइन। अगर आपको लगे देर इज समथिंग मिक्सिंग, ओके डॉक्टर जोबिया, ओके, वेयर इज योर प्रॉब्लम? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो प्रॉब्लम क्या है आपकी। रिपीट क्या करना है? जस्ट लेट मी नो दिस। ओके, ओके, रिपीट मैं कर देता हूँ कि हमारे पास अगर पूछे वेंट्रिकल्स मैक्सिमली फील्ड का पूछे, मैक्सिमली फील्ड का,
ठीक है? ओके, टू फास्ट, ओके, टू फास्ट। डॉक्टर मिशा, वी हैव जस्ट ओनली 1 डे, 2 आवर्स, 1 एंड हाफ आवर्स, सो वी शुड बी क्विक ना, वी शुड बी क्विक। हमने बहुत ज़्यादा कवर करना है चीज़ें। अगर मैं स्लो हो जाऊँ, हमसे बहुत सी चीज़ें रह जाएँगी। अभी मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, अभी हमने अप्लाई करना है ऑन द एमसीक्यूज़, फिर ये चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएँगी। कल मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे, आज मैंने वो आपसे पूछे हैं, ठीक है? दोबारा पूछे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट डिप्रेस मत हों, ये रिपीट होंगी बार-बार, जस्ट पे फोकस। मैक्सिमली फील्ड की बात करें, एफआई, ओके, मैक्सिमली फील्ड की बात करें, दैट इज़ ओके, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है जिसको मैंने एडमिट करना है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओके, यू कैन सी योरसेल्फ, कोई भी नहीं है एडमिट में। ओके फाइन, मैक्सिमली फील्ड की बात करें तो क्या होगा, दैट विल बी, हमारे पास कंडीशन होंगी एट्री सिस्टली, ठीक है? अगर पूछे मैक्सिमली फीलिंग, दैट विल बी रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। अगर हमारे पास डायस्टोलिक से पूछे, दैट इज वन थर्ड ऑफ डायस्टोलिक, जिसके अंदर वेंट्रिकल फील्ड होता है। ओके फाइन, ये बात कर लिया मैंने। अच्छा, ये अभी पैथोलॉजी की बात नहीं करूंगा। ओके, अच्छा, अब हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, ठीक है? बहुत हो गया, आपकी बेसिस मैंने बना दी है, ठीक है? एमसीक्यूज करते हैं। ओके, द थिंग विच आई पर्सनली लाइक, कि मैं आपको ये इस तरह ना दिखाऊं, ठीक है? इस तरह ना दिखाऊं, सो डैट आप की देख लेते हैं, मज़ा नहीं आता। बट मेरे पास सोल्यूशन भी है। मैं फिर जो मिक्स करके चीज़ें आपसे पूछूंगा, ठीक है? आगे जो एमसीक्यूज आएंगे वो इधर ही पूछ लूंगा मैं आपसे, एक ही एमसीक्यूज के अंदर। ओके, फीमेल विद हेमोरेज वाइल स्टैंडिंग, हार्ट रेट इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन वेनस रिटर्न। प्लीज, जिसने कल लेक्चर लिया था, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन इट, व्हाई डिक्रीज इन वेनस रिटर्न, किसकी तरफ बात कर रहा है वो? एनीबॉडी प्लीज, कोई बताएगा? कल कल के लेक्चर की किसी को समझ नहीं आई? ओके फाइन, दैट इज वेरी बैड। व्हाई यू पीपल नॉट रेस्पॉन्ड? डॉक्टर रोसा इज हेयर, डॉक्टर रोसा इज हेयर। ओके, रिसेप्टर्स की यही बात है ना। अब देखें, हेमरेज हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ठीक है? वाइल स्टैंडिंग हार्ट रेट इंक्रीजेस। अब कौन से रिसेप्टर्स की बात करें? दैट इज बेरो रिसेप्टर्स। अब मुझे लगता है दोबारा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपने फिर नहीं जवाब दिया। आई एम वेरी स्ट्रेंज, मैंने कल इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। अब ये उसका क्या हो गया, बेरो रिसेप्टर्स? सॉरी। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि ये रिसेप्टर्स कौन से एक्टिवेट हुए हैं, कौन सा मैकेनिज्म यूज किया है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, ओके फाइन। जी, जी, एमसीक्यूज़ अब हम अप्लाई करेंगे, जो हमने नॉलेज कल गेन किया है या अभी मैंने आपको गेन किया है, वो एवरीथिंग गोना अप्लाई ऑन दैट एमसीक्यूज़। इज़ दैट ओके? ठीक है? ओके, सो यहाँ पे ये फीमेल है, उसका हेमरेज हुआ है स्टैंडिंग में, हार्ट रेट उसका इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू हमारे पास डिक्रीज़ इन वेनस रिटर्न। होता क्या है? बैरोरिसेप्टर्स में क्या होता है? बैरोरिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाते हैं, इंक्रीज़ फायरिंग करते हैं ना जब, तो वो हमारे पास मैक्सिमली एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अपनी फायरिंग ज़्यादा देते हैं जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है? जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो फायरिंग ज़्यादा देते हैं थ्रू द हमारे पास ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व से। वो मैंने आपको डायग्राम्स भी कल दिखाई थी, अब मैं वो दोबारा नहीं दिखा रहा, ठीक है? तो अब होता क्या है कि वो हमारे पास जाते हैं सिग्नल्स, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी मेडुला में जाते हैं, और उसके बाद जो इफरेंट फाइबर होते हैं पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है? अब जब हमारे पास हाइपोटेंशन का केस होता है, हाइपोटेंशन के अंदर क्या होता है? देयर इज डिक्रीज फायरिंग ऑफ बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स अपनी फायरिंग डिक्रीज कर देते हैं, तो जो काउंटर पार्ट हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस हियर कि हमारे पास डिक्रीज इन बैरोरिसेप्टर्स की फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से उसका इफरेंट जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है वो नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली देयर इज सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट। सो सिंपैथेटिक इफेक्ट होने की वजह से देयर विल बी इंक्रीज हार्ट रेट। तो यहाँ पे जो वो स्टैंड किया, उसका हार्ट रेट इंक्रीज किया, वो उसकी वजह से हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। अब जो हमारे पास वो एकदम से खड़ा हुआ है, हमारे पास वेनस साइड पे पुलिंग हुई है, वेनस साइड पे पुलिंग हुई है,
तो उसकी वजह से हमारे पास डिक्रीज हार्ट के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से बैरोरिसेप्टर ने अपनी फायरिंग डिक्रीज कर दी है। ठीक है। और हमारे पास जो इफरेंट उसने दिए हैं, इफरेंट दिए हैं, वो हमारे पास डिक्रीज होंगे और सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। सो अंडरलाइन मैकेनिज्म कौन सा है? देयर इज डिक्रीज वेनस रिटर्न ड्यू टू पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर लिम्ब वेन्स। एम आई क्लियर? ये क्लियर है एमसीक्यूज? ओके, दो एमसीक्यूज आते हैं। दो दो एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से उसने पूछा है इंक्रीजेस हर रेट इंक्रीजेस ड्यू टू। ठीक है। एक तो पहली रीजन ये थी कि उसका वेनस रिटर्न कम था बिकॉज ऑफ वेनस साइड पे पुलिंग में। अगर वो यही पूछा है कि अंडरलाइन मैकेनिज्म क्या है, अंडरलाइन मैकेनिज्म क्या है ड्यू टू हमारे पास जो इंक्रीज टैकिकार्डिया हो रहा है, अंडरलाइन मैकेनिज्म अगेन वेनस पुलिंग है, डिक्रीज इन वेनस रिटर्न है। या तो फिर क्या होता है, हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज, अंडरलाइन मैकेनिज्म। अब जो अंडरलाइन मैकेनिज्म यही हो गए हैं, हमारे पास वेनस पुलिंग हो रही है और उसके अंदर हमारे पास डिक्रीज वेनस रिटर्न हो रही है, और हमारे पास जो क्या कहते हैं आउटपुट, कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, आर्टीरियल प्रेशर भी कम होगा। सो दीज आर द अंडरलाइन मैकेनिज्म्स जो कि एक्टिवेट करते हैं बेरोरिसेप्टर्स को। ठीक है। एक्टिवेट इन अ सेंस कि वो अपनी फायरिंग डिक्रीज कर देते हैं, वो नहीं देते फायरिंग मिड्यूला को। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है और हमारे पास हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो अंडरलाइन मैकेनिज्म ये होगा। अगर कंपनसेशन के बाद क्या होगा, कंपनसेशन सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, हार्ट रेट ज्यादा हो गया, हमारे पास आउटपुट ज्यादा हो जाएगा और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एम आई क्लियर? ओके, एवरीबॉडी क्लियर? किसी को मसला है इसमें? ओके, ग्रेट। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं, एमसीक्यूज अगर मैं सारे बात कर दिया, आई होप सो आप इसका आंसर दे देंगे। पेशेंट आफ्टर आरटीए, उसका 2 लीटर ब्लड लूज हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर? कौन सा होगा? इंक्रीज वेनस टोन या हमारे पास इंक्रीज हार्ट रेट, कौन सा होगा? ओके, प्योरिटी क्या होगी दोनों में से? मैकेनिज्म बता दें, जिन्होंने अभी इंक्रीज हार्ट रेट का कहा है, मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व किया उन्होंने? डायरोसेट पे क्या होगा? हमारे पास 2 लीटर उसने हमारे पास ब्लड उसने लूज कर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर्स? ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा? बैरोरिसेप्टर, अगर बैरोरिसेप्टर मुझे बताएं कि बैरोरिसेप्टर ने फायरिंग नहीं करेंगे वो। ठीक है, फायरिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा हो गया ना, सिंपैथेटिक हार्ट रेट ज्यादा हो गया। ओके। उसके बाद हमारे पास व्हाट अबाउट वेनस टोन? वेनस टोन्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वेनस टोन सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी ना। तो व्हाट विल बी आवर प्रायोरिटी इन दैट केस? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू पीपल। हाँ जी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी वेनस टोन भी ज़्यादा, उसकी टोन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज वेनस टोन, सो डैट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो उधर आए, हार्ट की तरफ आए। ठीक है। सो प्रेफर इन दैट केस, आपने अगर वेनस टोन की ऑप्शन होगी आपने उसको प्रेफर कर देना है। ठीक है। सो मेजर इफेक्ट हमारा उसका वेनस टोन पे है, उसके बाद हमारे पास हार्ट रेट पे है। ठीक है। प्रायोरिटी, लर्न दैट प्रायोरिटी, राइट? सो वेनस टोन शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद हार्ट रेट की तरफ आइएगा। इज दैट ओके? क्लियर है आपको ये पॉइंट? ओके, वेनस टोन का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय वेनस? ओके, कि उसकी जो हमारे पास कंप्लायंस है उसका कम हो गया, ज्यादा हो गया? वेन्स का कंप्लायंस ज़्यादा होगा या कम होगा? जब सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, हमारे पास वेन्स की टोन ज़्यादा हो जाती है, उसका कंप्लायंस कम हो जाता है, कि वो पूलिंग ऑफ ब्लड इन द वेन्स विल बी लेस। ठीक है। उसकी टोन होने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर जो पूलिंग है वो कम हो जाएगी। दैट इज व्हाट मीन बाय द वेनस टोन। इज दैट ओके? क्लियर टू यू पीपल? समझ आ रही है कि नहीं? डॉक्टर साहबा बोलें, अभी किसी को कन्फ्यूजन है प्लीज लेट मी नो। ओके, फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। ये मैं आपको कोरिलेट करके चीज़ें बता रहा हूँ।
ठीक है। पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यू टू, किस वजह से सिटिंग पोजीशन से एकदम से स्टैंड किया है, हार्ट रेट वो इंक्रीज होगा ड्यू टू किसकी वजह से? ऑप्शन दे रहा हूँ, डिक्रीज फायरिंग रेट फ्रॉम द बैरोसेप्टर, इंक्रीज फायरिंग रेट फ्रॉम द बैरोसेप्टर, क्या होगी? वाई डिक्रीज फायरिंग रेट फ्रॉम द बैरोसेप्टर? ओके। हाँ। और फिर आगे क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज फायरिंग होगी तो क्या होगा? मुंगाथेटिक आउटपुट वगैरह, कंपनसेशन कैसे होगी हमारे पास? वेनस टोन भी बढ़ जाएगी, वेनस टोन भी बढ़ जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसी से पूछे एकदम से, बंदा सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में गया है, व्हाट इज अंडरलाइन मैकेनिज्म, कौन सा होगा? डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर की ऑप्शन दे रहा हूँ, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर और हमारे पास इंक्रीज वेनस रिटर्न, कौन सा होगा अंडरलाइन मैकेनिज्म? ओके। एक बंदा सिटिंग पोजीशन से स्टैंड किया एकदम से, उसका जो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है, व्हाट इज अंडरलाइन मैकेनिज्म? एक है डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, इंक्रीज वेनस रिटर्न, कौन सा होगा? यस, ग्रेट डॉक्टर साहबा, ग्रेट। ये किसने बोला है? डॉक्टर इकरा, ग्रेट ग्रेट। आई थिंक सो, बाकियों को समझ आई है इस पॉइंट की या नहीं? किसी को समझ नहीं आई? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो अगर किसी को समझ नहीं आई। डॉक्टर जोबिया, आपको समझ आई है या नहीं आई? ओके। अंडरलाइन मैकेनिज्म क्या होता है? अंडरलाइन मैकेनिज्म दो होते हैं। जब एक बंदा सिटिंग पोजीशन से एकदम से खड़ा हुआ है, इसका मतलब है देयर इज पुलिंग इन द लोअर लिम्ब साइड पे, उसकी पुलिंग हो रही है। अगर उसकी वेन्स की पुलिंग हो रही है, इसका मतलब है उसका वेनस रिटर्न कम है। एक अंडरलाइन मैकेनिज्म ये हो गया। अगर उसका वेनस रिटर्न कम है, कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, ठीक है, और उसके बाद उसका आर्टीरियल प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तभी तो वो हमारे पास बॉडी कंपनसेट करेगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगी, तो उसका आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो। अंडरलाइन मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? डिक्रीज वेनस रिटर्न, डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। इज दैट ओके? क्लियर है? ओके फाइन। डॉक्टर जोबी, आप क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन। अगर हमारे पास ये पूछे व्हाट इज द इट इज कंपनसेटेड बाय, कंपनसेटेड बाय का अगर ऑप्शन आ जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म होंगे? यस, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, वेनस टोन इंक्रीज होगी, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। दीज आर द कंपनसेटरी मैकेनिज्म। ओके, इसी तरह वो कुछ भी लेगा कंपनसेटरी में, कोई भी एक चीज दे देगा और आपने जो है ना उसको जवाब उसके मुंह पे मारना है। ओके, खैर, मुंह पे तो नहीं मारना। ओके। पर्सन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट विल डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज करेगा? सीवीपी, एडीएच, हार्ट रेट, रेनिन, क्या डिक्रीज करेगा? दैट विल बी, हार्ट रेट तो डिक्रीज नहीं ना करेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। अगर वो वेनस पुलिंग हो जाएगी तो वो उसका हार्ट रेट तो ज़्यादा होगा। यस, सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर। एक बंदा लॉन्ग के टाइम से खड़ा हुआ है, उसका क्या चीज़ डिक्रीज करेगा? सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज करेगा ना। एडीएच भी नहीं डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट भी नहीं करेगा, रेनन भी नहीं करेगा, हॉर्मोन्स पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। जस्ट ओनली द सेंट्रल वेनस प्रेशर विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ वेनस पुलिंग इन द लोइन लिम्ब। लोइन लिम्ब में जो हार्ट पंप करता है वो कौन सा मसल होता है जो पंप करता है हार्ट की तरह? दैट इज सोलियस। हाँ, सोलियस है, ठीक है, सोलियस। ओके। अगर इसी तरह ऑप्शन में ये आए, इन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है, ड्यूरिंग असेंड, ऊपर जहाज को ऊपर जा रहा है, पायलट हैज हिज ब्लड पूल्ड इन द वेन, ठीक है, ऊपर पायलट का ऊपर असेंड कर रहा है, जहाज के अंदर बैठा हुआ है, उसकी जो पूलिंग होगी है लोअर लिम्स के अंदर, ठीक है, ब्लड की, व्हाट विल बी हैपन इनिशियली? इनिशियली क्या हैपन होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। पहली, arterial pressure will decrease, no change on arterial pressure, decrease cardiac output, venous return increase, कौन सी होगी?
ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ये अभी हमने डिस्कस किया। ये इसी इसी तरह उसने सिनेरियो में भी हमने उसको कर लिया। दैट इज़ द प्रैक्टिस, दैट इज़ द प्रैक्टिस। आपने सुना है क्वेश्चन और उसके बाद आपने फ़ौरन से ही उसका जवाब दिया, दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस, राइट? ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है ना सभी को? ओके, ग्रेट। अ, अच्छा, इसी तरह अगर मैं पूछूँ, फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग देयर इज़ कंपनसेशन बाय अंडरलाइन मैकेनिज़्म, कौन-सा अंडरलाइन मैकेनिज़्म होगा? ठीक है? ऑप्शन दे रहा हूँ, डिक्रीज वेनस रिटर्न, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिक्रीज हार्ट रेट। क्या होगा? ग्रेट, दैट विल बी द डिक्रीज वेनस रिटर्न। ठीक है? अगर किसी को कंफ्यूजन हो प्लीज लेट मी नो विदाउट हेजिटेशन। ठीक है सर, मेरे ये पॉइंट समझ नहीं आया, सो दैट आई कैन रिपीट। ओके, फाइन। इसी तरह अगर एमसीक्यूज पूछे, पेशेंट स्टैंड सडनली, व्हाट विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा? पल्स प्रेशर, वेनस कंप्लायंस एंड ब्लड प्रेशर। Okay. Yes, you can say, actually, there are some poor recalls. हमारे पास पुअर रिकॉर्ड्स आते हैं, उसके अंदर स्टेटमेंट भी एमसीक्यूज में मैं मिस्टेक बताऊंगा आपको। जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसने ऑप्शन भी गलत दी होती हैं। लाइक उसने दो दो ऑप्शन दी होती हैं और फिर हमें मसला हो जाता है, ये क्यों आता है, हम सोचते रहते हैं। बट वो आपकी गलती नहीं होती, ये उस बुक की गलती होती है कि उसने वो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, हाँ, कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, बट द कांसेप्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पे ओके, वेनस कंप्लायंस भी बढ़ सकती है। पेशेंट सडनली स्टैंड, व्हाट विल इंक्रीज़? सडनली स्टैंड की है। हमारे पास वेनस कंप्लायंस इंक्रीज़ करेगा, डॉक्टर साहिबा? आपने कहा कि वेनस कंप्लायंस इंक्रीज़ करेगा। कैसे करेगा वेनस कंप्लायंस इंक्रीज़? प्लीज़ लेट मी नो। वेनस टोन्स इंक्रीज़ होगी कि वेनस कंप्लायंस इंक्रीज़ होगी? मैंने आपको ये बताया कि कंप्लायंस कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि देयर इज़ स्टोरेज ऑफ ब्लड, ठीक है? स्टोरेज ऑफ ब्लड, कि वो फैल रहा है। जैसे हमारे लंग की कंप्लायंस ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? कि वो ज़्यादा फैल रहा है और ज़्यादा वॉल्यूम उसके अंदर आ रहा है। वेन्स की कंप्लायंस ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? देयर इज़ वेनस पुलिंग, ठीक है? डिक्रीज़ कंप्लायंस का मतलब वो होता है देयर इज़ डिक्रीज़ वेनस पुलिंग। इंक्रीज़ टोन का मतलब क्या होता है? देयर इज़ डिक्रीज़ कंप्लायंस, ठीक है? एम आई क्लियर डॉक्टर साहिबा? इंक्रीज टोन का मतलब ये होता है डिक्रीज कंप्लाइंस, और उसके बाद हमारे पास वेनस पुलिंग नहीं हो रही, तो एकदम से वो खड़ा होगा तो उसके इंक्रीज वेनस टोन होगी, कंप्लाइन उसका डिक्रीज होगा। ठीक है? सो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी? पल्स प्रेशर, वेनस कंप्लाइंस या ब्लड प्रेशर? क्या इंक्रीज करेगा? दैट विल बी द पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर यहाँ पे ऑप्शन आएगी। हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिफरेंस हो जाएगा। पल्स प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज पल्स प्रेशर? यस, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सो हमारे पास एकदम से वो खड़ा होता है, तो हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। पेरिफेरल वेनस पुलिंग होगी, तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ करेगा, तो पल्स प्रेशर हमारे पास ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है? दैट विल बी पल्स प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, ओके, फाइन। हुँ, हुँ। ओके, आपने ये देखना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जो सिटिंग से स्टैंड की है, ठीक है? सिटिंग से स्टैंड कर रहा है। कंपनसेशन से पहले मुझे बता दें कि कौन-सी चीज़ें इंक्रीज़ करेगी? कंपनसेशन से पहले कोई चीज़ इंक्रीज़ करती है? ऑप्शन के अंदर थी, कंपनसेशन से पहले कोई चीज़ इंक्रीज़। हाँ, कंप्लायंस बढ़ जाएगी। उसकी बिफोर कंपनसेशन, ठीक है? उसकी कंप्लायंस ज़्यादा होगी। ओके, सो दैट इज़ द एरर इन द स्टेटमेंट, ठीक है? इसका मतलब आपका कांसेप्ट ठीक है। देयर शुड बी मोर प्रिसाइज़ली इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ व्हाट मिस्टेक्स हियर। यहाँ पे उसने हमें बताना चाहिए कि वो बिफोर कंपनसेशन इमीडिएटली अंडरलाइन मैकेनिज़्म का पूछ रहा है, कंपनसेटेड का पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है? ठीक है डॉक्टर साहिबा? यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज रिकॉल्स होते हैं, ये सीपीएसपी एमसीक्यूज नहीं होते, दीज आर द रिकॉल्स। और स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, मैं आपको और भी बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं।
Cardiac output, yes, directly proportional to the pulse pressure. Okay, remember the three points जो कि मेन डिटर्मिनेंट हैं, या जो भी है इनको रट्टा लगा लें, जो भी है ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट है या नहीं है इनको छोड़ दें। प्री लोड डिटरमाइंड बाय, प्री लोड किससे डिटरमाइंड होता है? एंड 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 डायस्टोलिक लोड, ठीक है। जो हमारे पास प्रीलोड है, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले के जो वॉल्यूम है ब्लड के अंदर, उसको प्रीलोड करते हैं। और वो डिटरमाइंड बाय कैसे होता है? दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। और अगर ये पूछे प्रीलोड डिपेंड्स अपॉन, फिर क्या होगा? नो, दैट इज द डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन। डिटरमाइन बाय का अगर वर्ड हो तो वो और क्वेश्चन है। अगर वो ये पूछे कि हमारे पास डिपेंड्स अपॉन, तो और एमसीक्यूज है, ठीक है। डिटरमाइन बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डिपेंड्स अपॉन वेनस रिटर्न, ठीक है। आर यू पीपल गेटिंग मी? हाँ, वहाँ पे करेक्ट कर लें। आपके पास फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है? सेकेंड एडिशन है, ओके। जस्ट लर्न। और जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, इस इसको एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह ताला यू विल फील कि मैं आई वाज द राइट। यू कैन डिस्कस विद अदर पीपल टू। ओके, प्रीलोड डिटरमाइंड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डिपेंड्स अपॉन वेनस रिटर्न, ठीक है डॉक्टर साहिबा? ओके, आफ्टर लोड डिटरमाइंड बाय मीन आर्टियर प्रेशर, ठीक है। और इसी तरह अगर मीन आर्टियर प्रेशर इज रिलेटेड टू total peripheral resistance, mean arterial pressure is related to total peripheral resistance. Okay, total peripheral resistance is determined by डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। सो लर्न दिस पॉइंट बाय हार्ट। देयर ये वो चीजें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और रट्टा लगाना है। और ये इसी तरह है, इनकी की भी यही है और ये हैं भी इसी तरह, ठीक है। अगर हमारे पास से ये पूछें कि मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर और कार्डिक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, मीन सिस्टेमिक फिल्म प्रेशर क्या होता है? कि अगर हम हार्ट को स्टॉप कर दें, क्लैंप कर दें, जो वेनस साइड पे प्रेशर होगा और जो आर्टीरियस साइड पे प्रेशर होगा, जो आफ्टर द क्लैंपिंग ऑफ द हार्ट और या हार्ट स्टॉप करने के बाद, उसको कहते हैं मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर, ठीक है। और वो किससे डिटरमाइन किया जाता है मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर? दैट इज वेनस रिटर्न। कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय वेनस रिटर्न, ठीक है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के अकॉर्डिंग कार्डिक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय वेनस रिटर्न। आर यू पीपल लिसनिंग में? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, मेरी समझ नहीं आ रही, ये चीजें न्यू है आपके लिए? मिक्स अप हो गया, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसे ही हैं और इसको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। जो आपके कंसेप्ट है ना कि ये इस तरह होता है, वो सर सर ये हमने ये पढ़ा हुआ था कि नहीं, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू वो फार्मूले के मुताबिक, नो। मेन ऑप्शन जो अब आएगी वेनस रिटर्न, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक, ठीक है। आपने ये प्रेफर करनी है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये रिपीट करूंगा मैं बार बार, ठीक है। हमारे पास दोबारा रिपीट होंगे, आपके पास है टाइम, बहुत है, खुला टाइम है, टेंशन ना ले, ठीक है। तो ये फीड ऑन, इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जस्ट अपने आप को ये पॉइंट या लिख लिया करें, या ये डबल ए पे भी लिखे हुए हैं, कुछ मैंने ना समराइज किए होते हैं डिफरेंट बुक से। लाइक मैंने रफ़ी भी पढ़ी होती है, मैंने एमएनएस भी पढ़ी होती है, मैंने तनवीर भी पढ़ी होती है, डबल ए भी पढ़ी होती है। सो इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ टू स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि कैसे सीपीएसपी ओरिएंटेड आपने करनी होती है। खैर, हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि मीन आर्टियल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होता है? डेट इज कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, वो जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डिक आउटपुट का पूछा जाता है, कार्डिक आउटपुट किसके बराबर होता है? नो, फॉर्मूला पूछा, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट नहीं था? ओके, मीन आर्टियल प्रेशर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। उसके जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं वो और चीज होती हैं, ठीक है। वो और चीज है, मैं दोबारा रिपीट कर
Preload is determined by, that is end diastolic volume. Afterload is determined by mean arterial pressure. ठीक है, और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है हमारे पास डिटरमाइन किया जाता है, दैट इज डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, और जो मीन आरटीए प्रेशर इज रिलेटेड टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमने ये फार्मूला पढ़ा था, किधर गया, ओके फाइन, दिस वन। मीन आर्terial प्रेशर किसके बराबर है, कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये मैंने दिखाया नहीं आपको फार्मूला, कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बराबर है हमारे पास, अ, यहाँ पे स्ट्रोक, ओके ग्रेट, अच्छा, कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, ये देखें, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। अगर मैं ये कार्डिक आउटपुट के नीचे हार्ट रेट ले आऊं तो क्या बन जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ आइए आपको, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। वो ये भी पूछता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। ठीक है, ये वाला अगर कार्डिक आउटपुट के नीचे मैं हार्ट रेट को इधर ले जाऊं तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम के इक्वल नहीं हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, थैंक यू। ओके, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया, दैट इज कार्डिक आउटपुट, एक तो ये है हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और दूसरा फार्मूला क्या हो गया, दैट इज कार्डिक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। ठीक है, ओके फाइन, ओके। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं, ये वाला जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्डिक आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट रेट था ना, तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम लिख दूंगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, ये वाला। ये लिखने का पर्पस ये है ताकि आपको एमसीक्यूज की समझ आए। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम विद अनचेंज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उसने क्या कहा कि ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो उसने अनचेंज रखी हुई है। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा हमारा, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा मीन आरटीए प्रेशर बढ़ेगा। यस, तो इसमें क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन मीन आर्टरी प्रेशर, एक ऑप्शन करेक्ट होगी। और हमारे पास पल्स प्रेशर क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, मैंने बताया था ना, पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ, हमारे पास पल्स प्रेशर का क्या होता था, स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, पल्स प्रेशर बढ़ गया, और उसने अनचेंज पेरिफेरल रेजिस्टेंस रखी है, उसके अंदर हम फार्मूला मीन आर्terial प्रेशर को देखेंगे कि मीन आर्terial प्रेशर क्यों बढ़ा। वो इस वजह से बढ़ा था क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा था हमारा, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा था, और उसके बाद मीन आर्terial प्रेशर भी बढ़ गया। एम आई क्लियर, ये क्लियर है सभी को, ये एमसीक्यूज क्लियर है ना? ओके ग्रेट ग्रेट, बोल दिया करें काइंडली। शॉर्ट वेंट्रिकल मसल लेंथ ड्यू टू, हमारे पास मसल लेंथ जो शॉर्ट है वो किस वजह से होगी, इंक्रीज पेराकार्डियल प्रेशर, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि जो विजरल पेरिकार्डियम उसकी नर्व सप्लाई क्या होती थी, ये हार्ट था ना, ये हार्ट था फॉर एग्जांपल, गंदा सा हार्ट है ये, दिस इज नॉट माय हार्ट, मेरा हार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, माय हार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक वाओ। ओके, दिस इज अ हार्ट, दिस इज अ पेरिकार्डियम। मैंने आपको बताया थी कि पेरिकार्डियम में एक सीरस थी एक फाइब्रस थी, और जो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट थी वो फाइब्रस थी, और जो सीरस थी उसकी दो दो लेयर में होती थी, एक ये जो इसके फाइब्रस के साथ अटैच होती थी, और एक जो हमारे पास मायोमेट्रियम के साथ अटैच होती थी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो सॉरी, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं प्लीज। ओके 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 फाइन, let me see who is the culprit here. Okay,
अभी तो किसी का ऑन नहीं है। ओके, अब ठीक है, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। ओके। ओके फाइन। तो ये हमारे पास लेयर्स थी ना, लेयर मैंने आपको पेरिकार्डियम की बताई थी, सीरस होती है। कल मैंने डिटेल से डायग्राम भी दिखाई थी, सीरस। और सबसे ऊपर वाली बाहर वाली फाइब्रस होती थी, और सीरस की दो लेयर्स होती थी। एक जो कि हमारे पास इधर पेरिफेरल लेयर होती थी सीरस पेरिकार्डियम की, जो कि फाइब्रस के साथ, ये आउटर वाली लेयर के साथ होती थी। और एक जो एंडोमीट्रियम के साथ, ठीक है, जो एंडोमीट्रियम के साथ होती थी हमारे पास। ठीक है, ये मसल की लेयर्स होती है ना, उसके साथ, जिसको विजुअल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम कहते थे। और इसको हम एपिकार्डियम कहते थे। और ये जो पेरिफेरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम जो होती थी, उसको हम कहते थे। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती थी, उसको पेरिकार्डियम स्पेस कहते थे। अगर यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली उसकी रिलैक्सेशन फाइबर्स की कम हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट वेंटिकुलर मसल लेंथ हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? उसकी शॉर्ट वेंट्रिकुलर मसल लेंथ हो जाएगी ना, यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर हो गया। तो ये प्रेशर करेंगे, इसको डायलेट करने नहीं देंगे, तो इसकी ऐसे अंदर को प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो ये डायलेट नहीं कर पाएंगे, उसकी मसल की फाइबर्स लेंथ जो है, मसल की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। अपना ओके, लेडी डायग्नोज टू। अच्छा, मुझे कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर अगर ये फ्लूइड ज़्यादा है इसके अंदर, तो हमारे पास कौन सा ट्राइएड बनेगा, कौन सा ट्राइएड होगा? ओके ग्रेट, बैक ट्राइएड्स कोई बता दे क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं उसके अंदर? यस, यू आर राइट। ठीक हो गया। हमारे पास मफल हार्ट साउंड आते थे, इंगोर्ज नेक मेन आती थी। और हमारे पास तीसरी चीज क्या आती थी, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन? दैट इज हाइपोटेंशन। ठीक है। और हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेट्स के अंदर ठीक है, पल्स कौन सी आती थी, पल्स कौन सी होती थी? ओके, ये मैंने आपको नहीं अभी पढ़ाया। मैं पल्स, सॉरी। ओके, ठीक है, किधर गया, मैं नीचे चला गया। ओके फाइन। अच्छा, हम ये वाला बात करते हैं, मैं पल्सेस आपको सारी डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी टेंशन ना लें, उधर ना जाए। लेडी डायग्नोज टू हैव माइट्रल स्टेनोसिस, उसका माइट्रल स्टेनोसिस हो गया, और ईसीजी क्या होगी? माइट्रल स्टेनोसिस से प्री रिक्विजिट कौन सी है, कि कौन सी कंडीशन लेके जाएगी माइट्रल स्टेनोसिस काजिज? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होती है? दैट इज हमारे पास इरेगुलर पल्स होती थी ना, इरेगुलर पल्स। तो इरेगुलर आर आर इंटरवल। ठीक है, इरेगुलर आर आर इंटरवल विद एब्सेंट पी वेव्स। और हमारे पास जो एम्बोलिज्म होता था, वो कहाँ पे लॉज करता था? माइट्रोस अंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ना, जो अंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी, वो उसके अंदर अगर वो उसकी मैनिफेस्टेशन बताए कि लाइक कॉन्ट्रालेटरल लेग पैरालिसिस हो रही है, तो फिर हमारे पास अंटीरियर, यस, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तब होगी। ठीक है। अगर वो वैसे ओवरऑल पूछे, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी। अच्छा, रिगार्डिंग कार्डिक साइकिल के रिगार्डिंग उसने पूछा है, दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड इज इन आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक बात है ना? फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड हार्ट साउंड किस में होता है? दैट इज आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, सेकंड हार्ट साउंड। ओके, लेट मी चेक कोई। ओके, ब्रोनी डॉक्टर। ओके फाइन। Okay, second heart sound is isovolemic relaxation. Third heart sound is in present in third heart sound ventricular feeling, rapid ventricular feeling. ठीक है। और हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के अंदर कौन सा होता है? दैट इज फोर्थ। ठीक है, ये भी रफी के अंदर गलत लिखा हुआ है, उसने थर्ड लिखा हुआ है। दैट इज फोर्थ, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर एस फोर होता है। एट्रियल सिस्टली के अंदर एस फोर होता है। ऑलवेज पैथोलॉजिकल एस फोर होता है। मैक्सिमम प्रेशर डिसोसिएशन का अकर एट कहाँ पे होती है? डेट इज आर्टीरियोल टू कैपिलरीज जंक्शन। ठीक है, बिकॉज हमारे पास रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किस कहाँ पे होता है? डेट इज आर्टीरियोल्स पे होता है। सो दैट्स वाई द हमारे पास प्रेशर डिसोसिएशन अकर एट arterioles to capillaries junctions। ठीक है, arterioles to capillaries junction।
मैक्सिमम प्रेशर डिसोसिएशन। अच्छा, प्लेट्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, कल प्रैक्टिस की थी हमने। ये आपको इमेजेस याद आ रही है ना जब मैं एमसीक्यूज कर रहा हूँ, जो मैंने अभी इमेज दिखाई थी। ओके फाइन, प्लेट्यू ऑफ कौन सा होता है, दैट इज कैल्शियम इनफ्लक्स। और अगर इसके साथ प्लस के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो क्या ऐड करूंगा? दैट इज पोटेशियम इनफ्लक्स। अगर ऑप्शन के अंदर हमारे पास कैल्शियम इनफ्लक्स केला हो और कैल्शियम इनफ्लक्स प्लस पोटेशियम इनफ्लक्स हो तो किसको प्रेफर करना है? कैल्शियम इनफ्लक्स प्लस पोटेशियम इनफ्लक्स। अच्छा, मुझे ये बताएंगे ईसीजी पे कौन से कोरिस्पॉन्ड करता है ये प्लेटो फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल? दैट इज एसटी सेगमेंट। ओके, जिसकी ये टू टू हो रही है ना, वो माइक अपना ठीक कर ले काइंडली। आई डोंट नो क्या मसला है। हैंड फ्री शायद पुरानी है, या पता नहीं क्या है। खैर, बट आई अप्रिशिएट कि आप एटलीस्ट फिर भी जवाब तो दे रही हैं। लेकिन अच्छा, प्रीवियसली हमारे पास एक स्टूडेंट होती थी, वो पीछे गाने लगा के आंसर देती होती थी, एंड दैट वाज रियली। खैर, पर्सन विद हेमोरेज विल हैव। अच्छा, ये जो सूं सूं हो रही है ना जिसकी, प्लीज वो थोड़ा सा ना कंट्रोल करे अपने आप को, वो टाइप कर दे मैसेज। ठीक है। पर्सन विद हेमरेज विल हैव। अच्छा, मेरी आवाज से तो नहीं होनी चाहिए ना, इट इज ब्यूटीफुल डॉक्टर साहिबा, मेरी आवाज से तो नहीं ना हो रही सर दर्द? ओके, थैंक यू वेरी मच दिल रखने के लिए। पर्सन विद हेमरेज विल हैव। अच्छा, वो क्या होगा उसका हेमरेज के साथ, दैट इज हेमरेज होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, वेनस रिटर्न कम होगा, बैरोरिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट होंगे, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, टैकीकार्डिया। ठीक है। और हमारे पास वेनस रिटर्न कम है, तो हमारे पास अच्छा, कंपनसेशन के बाद टैकीकार्डिया होगा, हेमरेज के बाद। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेंशन भी होगी, डिक्रीज सेरिब्रल, हमारे पास अ, ये सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर भी कम होगा। ओके, सो हमारे पास अगर पेशेंट को हेमरेज होती है, डू यू फील देयर इज टेकिकार्डिया अलोंग विद हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर? ठीक है। ये वाली वो बात कर रहा है बिफोर कंपनसेशन की, एंड दैट इज टेकिकार्डिया जो कि उसके कंपनसेशन कर रहा है उसको। ठीक है, फौरन से कंपनसेशन कर रहा है। बैरोसेटर, यू नो, वेन एवर देर इज शोक, शोक के अंदर सबसे प्रोमिनेंट कौन से होते हैं? शोक के अंदर मेंटेन कौन करते हैं बॉडी को? बैरोसेप्टर, बैरोसेप्टर। ओके, मेंटेन ऑफ ब्लड प्रेशर एज अ होल, होल की ऑप्शन आ जाए, फिर क्या होगा? रीनल, यस, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर मोस्ट पोटेंट रेगुलेटर ऑफ ब्लड प्रेशर कौन सा होगा? पोटेंट, यस, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस। ठीक है। इसी तरह अगर हमसे पूछे कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, फिर क्या होगा? रास। ठीक है। रास, रास, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, लंबे वाला जो जिसको रास नहीं आती, रास। ठीक है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ बीपी। और उसके बाद हमारे पास अगर एज अ होल की बात करें, ठीक है, एज अ होल, तो वो भी रास आएगा। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट लाइज इन, कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, सब एंडोकार्डियम। और मैंने, सब एंडोकार्डियम। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, एंडोकार्डियम में क्या होता है? एंडोकार्डियम में क्या होते हैं? एंडोकार्डियम में एंडोकार्डियम के अंदर, यस यू आर राइट, एवी नोड, ग्रेट डॉक्टर साहब, एवी नोड। अच्छा, उसके बाद सब पेरिकार्डियम के अंदर क्या होती थी? सब पेरिकार्डियम के अंदर, सब पेरिकार्डियम के अंदर, नो, एस ए नोड, ग्रेट, दैट इज एस ए नोड होते थे, जो कि मैंने आपको ये भी बताया था क्रिस्टा टर्मिनलिस के साथ होते हैं। अच्छा, हमारे पास ये मुझे बताएंगे इसकी डिपोलराइजेशन एस ए नोड की किसकी वजह से होती है? एस, एस ए नोड की डिपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड। सोच लें, सारे सोच लें। यस, ग्रेट, ये अक्लमंद है डॉक्टर साहबा। ठीक है, देख लें, कल मैंने, अब क्या कहूँ, इतने जोर दे दे के डिफरेंशिएट करवाया है, और फिर सोडियम आपका आ रहा है। डिपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड इज काज्ड बाय कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, कैल्शियम इनफ्लक्स। पेस मेकर एक्टिविटी जो एस ए नोड की होती है, डेट इज
दैट इज सोडियम इन्फ्लक्स, ठीक है। अगर मैं एट्रियम की बात करूं, एट्रियम के अंदर फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, और उसके जो एट्रियम का चैम्बर है ये वाला, उसकी मैं बात करूं कि डिपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है। हाँ, एट्रियम की सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है। इसी तरह प्लेटोफेज ऑफ द एट्रियम इज ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स। प्लीज रिमेंबर द एसए नोड और एवी नोड की डिपोलराइजेशन ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है। एक्सेप्शन और मैंने क्या बताई थी, तीन एक्सेप्शन बताई थी, प्लीज एनीबॉडी, तीन एक्सेप्शन बताई थी। यूट्रिकल्स, 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 हेयर सेल्स, हेयर सेल्स एंड एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स। ये तीन थे जिनमें ड्यू टू डिपोलराइजेशन पोटेशियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है, ठीक है। ओके, ईसीजी शोज प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, तो वो क्या होगा, दैट विल बी द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। हमने ये डिस्कस नहीं की, पीआर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक कंडक्शन करती है, कहाँ से कहाँ तक, पीआर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक कंडक्शन शो करती है। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर का बताए ना, ये ऐसे नोड से कहाँ तक से कहाँ। यस, मायोकार्डियम, वेंट्रिकल के मायोकार्डियम से, ऐसे नोड से जाता है वो एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से परकंजी फाइबर से वेंट्रिकल्स में। सो ये पीआर इंटरवल यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब है कि एवी पे कंडक्शन कम है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर, हमारे पास यही होता है ना कि यहाँ पे इसकी कंडक्शन कम हो जाती है एवी नोड की। सो उसमें यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो जाता है पीआर इंटरवल। अगर हमारे पास प्रोलॉन्ग एकदम से होता है और फिर क्यू आर एस कंप्लीट ड्रॉप बीट हो जाती है, तो फिर कौन सी होती है, तो फिर होगी है सेकंड डिग्री ड्रॉप बीट्स। अगर आती है फॉर एग्जांपल पी आर इंटरवल है, ये पी है, ये आर है, ये पी है, और ये हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर हमारे पास ये केला वो ये बात कर रहा है कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है, जस्ट ये प्रोलॉन्ग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर वो कहता है कि जी क्यू आर एस कम्प्लेक्स हमारे पास ड्रॉप बीट आई है, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड टाइप वन, जिसको हम क्या कहते थे, कौन सा होता था, मोबिस टाइप वन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बैंक बैक, बैंक बैक फिनोमिना, या इसको मोबिस टाइप वन भी कहते हैं। अगर प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है उसके बाद, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं होती, पीआर इंटरवल फॉर एग्जांपल वो कहता है 3:1, 3:1 है, 3:1 उसने फिक्स कर दिया हुआ है पी आर इंटरवल को, ठीक है। पी और क्यू आर, ये जो है 3:1, मतलब तीन पी वेव और फिर एक क्यू आर एस आ रहे, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने फिक्स कर दिया हुआ है पी आर इंटरवल को, ठीक है, और ड्रॉप बीट्स भी आ रही हैं, तो ये कौन सी होगी, ड्रॉप बीट्स विद फिक्स इंटरवल, दैट इज मोबिस टाइप टू, मोबिस टाइप टू। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूं कि जी हमारे पास देर इज पी आर इंटरवल इज नॉट फिक्स एंड देर इज ड्रॉप बीट अगर स्पीड कौन सा होगा, अगर मैं कहता हूं देर इज इरेगुलर पी आर इंटरवल अलोंग विद ड्रॉप बीट्स, फिर क्या होगा, नहीं, टाइप थ्री नहीं होगी, देर इज इरेगुलर, हमारे पास पीरियड इंटरवल इरेगुलर हो जाता है, इसके अंदर फिक्स्ड होता है ना टाइप टू, यही तो डिफरेंस होता है टाइप टू की जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है एंड द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर, दोनों के अंदर हमारे पास ड्रॉप बीट आती है, उसके अंदर पीआर इंटरवल फिक्स रहता है टाइप टू के अंदर। और वो जो हमारे पास टाइप वन होती है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर, उसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग आती है, एक रेशो आती है प्रोग्रेसिव, ठीक है, उसके बाद हार्ट ब्रीक आता है। अगर पीआर इंटरवल इरेगुलर है, फिर दो ब्रीथ्स आ रही है, दैट इज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स कहते हैं। एम आई क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जी जी, यस, टॉप भी मिल जाती है, थर्ड डिग्री के अंदर भी मिल जाती है, उसमें तो कंप्लीट इनएबिलिटी होती है ना कंडक्शंस की, तो उधर तो यस, उनका कोई वेंट्रिकल्स का, वेंट्रिकल्स, यस यू आर राइट। तो उसके अंदर हमारे पास उसका एट्रियम का अपना पेस मेकर एक्टिविटी होगी ऐसे नोड्स की, और हमारे पास जो वेंट्रिकल की होती है उसकी अपनी होगी बिकॉज ऑफ परकंजी फाइबर की, ठीक है, अपनी अपनी एक्टिविटी होगी बिकॉज ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ,
सो द पॉइंट हेयर विच आई वांट टू एम्फसाइज इज कि उनके जो पी आर इंटरवल सेकेंड डिग्री के जो सेक टाइप टू होता है उसमें फिक्स रहता है, और जो थर्ड डिग्री होता है उसमें पी आर इंटरवल फिक्स नहीं रहता। दैट इज व्हाट आई वांट टू डिफरेंशिएट अमंग द टू। ठीक है, इस वजह से मैंने ड्रॉप बीट के साथ आपको लिंक करवाया। डॉक्टर साहिबा, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, उसके अंदर पी आर इंटरवल फिक्स रहता है टाइप टू के अंदर। क्योंकि फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये 3:1 तो टाइप थ्री के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, 3:1 तो, लेकिन उसने फिक्स कर दिया हुआ है पी और आर इंटरवल को। तो इस वजह से हम टाइप टू मोबिस टाइप टू को सिलेक्ट करते होते हैं रेदर देन टाइप थ्री की वजह से, क्योंकि हमारे पास पी आर इंटरवल फिक्स नहीं होता थ्री के अंदर, टाइप थ्री के अंदर। और कौन सी वेव्स आती हैं टाइप थ्री के अंदर? कैनन ए वेव्स आर प्रेजेंट इन टाइप थ्री। और टाइप थ्री हर्ट ब्लॉक के अंदर हमारे पास किसकी रिपोलराइजेशन शो होती है, किस स्ट्रक्चर की? एट्रियल रिपोलराइजेशन हमारे पास शो होती है। ठीक है, ओके। नर्व टेकिंग एफरेंस फ्रॉम ग्लोसोफरेंजियल नर्व्स, अच्छा कौन सी होगी? वाई वाई ग्लोसोफरेंजियल नर्व, वाई नॉट वेगस? प्रेफर करना है, चलें। चलें, ये भी याद कर लिया, ये भी काफी है आपने कि हमने ग्लोसोफरेंजियल क्यों करना है। मैंने रीजन भी बताई थी आपको कल। बिकॉज ऑफ ग्लोसोफेंजिया हमारे पास क्योटरी बॉडी से एफरेंट लेके जा रहा है, और वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बीपी दोनों को रिस्पॉन्ड करता है। और जो हमारे पास एओटिक बॉडी होता है जस्ट ओनली रिस्पॉन्स टू इंक्रीज बीपी। तो मैंने आपको ये भी बताया था, दैट इज वाई हम कहते थे बेरोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड मैक्सिमली टू इंक्रीज बीपी, बट दे कैन रिस्पॉन्स बोथ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बीपी। ठीक है, और ये मेंटेन क्या करते हैं बेरोरिसेप्टर्स? मेंटेन क्या करते हैं? बेरोरिसेप्टर मेंटेन अल्टीमेटली क्या करते हैं, मीन आर्टरी प्रेशर को मेंटेन करते हैं ना। ओके फाइन, नेक्स्ट। ओके, ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज मेंटेन बाय, ये मैंने बताया, ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज मेंटेन बाय मीन आर्टरी प्रेशर। मीन आर्टरी प्रेशर और मीन आर्टरी प्रेशर के फार्मूलेस क्या होते थे, प्लीज एनीबॉडी लेट मी नो। दो फार्मूला, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला मीन आर्टरी प्रेशर के दो डायस्टोलिक के हवाले से। ग्रेड, टू थर्ड ऑफ डायस्टोलिक प्लस वन थर्ड ऑफ हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, सेकंड फार्मूला पल्स प्रेशर के साथ। ग्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, जब हमारे पास हेमरेज का केस आएगा, हमें मीन आर्terial प्रेशर निकालना होगा, तो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूले से, दैट विल बी मोर इजी फॉर अस। ओके, और ये एक्सपेक्ट भी हमारे पास सिनेरियो में यही आएगा। अच्छा, वेंट्रिकुलर मैक्सिमली फील्ड इन, वेंट्रिकल्स मैक्सिमली फील्ड इन कब होगा? एट्रियल सिस्टली। अगर मैं ये इसमें ऐसे कर दूं कि मैक्सिमली, ये वाली ऑप्शन दे दूं आपको, फीलिंग, FILLING, देखें कितनी खूबसूरत राइटिंग है मेरी। ओके, दैट इज फीलिंग, राइट। मैक्सिमली फीलिंग की बात करें तो फिर कौन सा होगा? रैपिड इनफ्लो या रैपिड वेंटिकुलर फीलिंग। ठीक है, अगर मैं डायस्टोलिक के हवाले से पूछूं तो फिर क्या होगा? डायस्टोलिक इन वेंटिकुलर फील्ड इन द अर्ली वन थर्ड ऑफ द डायस्टोलिक। ठीक है, अर्ली वन थर्ड ऑफ द डायस्टोलिक 80% फील होता है अर्ली वन थर्ड में। ओके, कार्डिक टिश्यू इज मोस्ट वल्नरेबल टू वेंट्रिकुलर fibrillation at end of which that is just at the end of एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे उसकी वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एट द एंड ऑफ वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। अच्छा, इसी तरह अगर हमसे वो ये पूछे कि इन कार्डिक साइकिल आर्टियर फिब्रिलेशन अकर्स कहाँ पे होगा? दैट विल बी एट द लोअर एंड ऑफ पी आर इंटरवल। ठीक है, हमारे पास एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल और एट द लोअर एंड ऑफ पी आर इंटरवल, दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, एट द एंड पे आपने जाना है, नोट इन द एट द स्टार्ट ऑफ पी आर इंटरवल, और नोट एट द स्टार्ट ऑफ क्योर एस कम्प्लेक्स, नोट लाइक दैट। ठीक है, आपने एट द एंड ऑफ पी आर इंटरवल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगी, जस्ट एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ओके,
व्हेन एवी कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लो डाउन व्हाट विल बी सीन? क्या होगा? एवी कंडक्शन की स्लो हो गई है, ऐसे नोट से एवी में स्लो हो गई तो क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही है कि सिम्पैथेटिक हो रही है? प्लीज लेट मी नो। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही है, एवी कंडक्शन स्लो हो रही है। किस साइंस की परमेबिलिटी ज्यादा हो रही है? सोडियम की या पोटाशियम की? मेरे पोटाशियम की परमेबिलिटी ज्यादा हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। पोटाशियम का इफ्लक्स हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है? इफ्लक्स हो रहा है, पोटाशियम का इफ्लक्स हो रहा है, कल हमने पढ़ा था। तो अगर मैं पूछूं कि परमेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डिक्रीज्ड, वो कौन सी होगी? फिर कौन सा होगा? सोडियम आयन। ठीक है, परमेबिलिटी इंक्रीज्ड और इफ्लक्स का पूछे पोटाशियम आयन। ठीक है, पोटाशियम आयन। अगर सोडियम का क्या होगा? परमेबिलिटी डिक्रीज और इन्फ्लक्स ऑफ द आयंस का पूछे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में, तो दैट इज इन्फ्लक्स इज डिक्रीज, इन्फ्लक्स इज डिक्रीज एंड परमेबिलिटी इज डिक्रीज। और किस चीज का इन्फ्लक्स डिक्रीज होगा? तो दैट इज सोडियम आयन। आर यू गेटिंग मी? ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं चीज़ों को। परमेबिलिटी इंक्रीज की बात करें, इफ्लक्स इंक्रीज की बात करें, पोटाशियम आयन। डिक्रीज इनफ्लक्स की बात करें, परमेबिलिटी डिक्रीज की बात करें, दैट इज सोडियम आयन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो परमेबिलिटी अगर पोटाशियम की ज़्यादा होगी तो वो हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में चले जाएगा। उसकी कंट्रैक्शन जो हमारे पास डिपोलराइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली द रेट विल बी डिक्रीज। सो दैट्स वाई एवी नोडल कंडक्शन अगर वेलोसिटी उसकी स्लो डाउन हो रही है तो इसका मतलब पी आर इंटरवल हमारे पास ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। ओके, दैट इज पी आर इंटरवल इंक्रीज। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट सभी को? एम आई क्लियर? ओके। ओके, मुझे ना आपको की नहीं दिखानी चाहिए। ओके फाइन। द मेन सर्कुलेटरी ड्राइव ऑफ ब्लड फ्लो इज, मेन सर्कुलेटरी ड्राइव कौन सी होगी? दैट इज, और जो हमारे पास मीन आर्टियर प्रेशर होता है। यस, मीन आर्टियर प्रेशर। ओके ग्रेट, फाइन। वो जो टिश्यू को भी यही करता है। और हमारे पास कौन से वाले रिसेप्टर होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं? बैरो रिसेप्टर इसी को मेंटेन करते हैं। बैरो रिसेप्टर्स। ऑन ईसीजी ऑफ अ गर्ल यू सातूथ अपीयरेंस, सातूथ अपीयरेंस। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये एक बंदा है, वो समुद्र के किनारे, सा के किनारे बैठा हुआ है और वो फ्लर्ट कर रहा है विद हिज कपल फ्रेंड। ठीक है, फ्लर्ट कर रहा है। तो सा के वो फ्लर्ट कर रहा है और दांत दिखा रहा है। तो दैट इज सा टूथ, मतलब सी के किनारे, और टूथ दिखा रहा है, दांत दिखा रहा है, और फ्लर्ट फ्लर्ट कर रहा है, फ्लटर वेव्स। ठीक है, फ्लटर वेव्स। तो फ्लटर के अंदर, तो ये कौन सी होगी? फ्लर्ट से आर्ट्रियल फ्लटर, फ्लटर के अंदर सा के किनारे बैठा हुआ है, सी के किनारे बैठा हुआ है, दांत दिखा रहा है, फ्लर्ट कर रहा है विद हिज गर्ल, देन देयर इज आर्ट्रियल फ्लटर, सातूथ वेव्स। ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद एट्रियल फ्लटर। दैट इज हाउ यू कैन लर्न इन अ सार्केस्टिक वे, और आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट एमसीक्यू आया सातूथ वेव्स, उसके अंदर क्या हो गया? एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होती है? दैट इज रेगुलरली इरेगुलर। अगर मैं इरेगुलरली इरेगुलर कर लूँ तो फिर कौन सी आएगी सातूथ को निकाल के? टेल फिब। ओके, ए फिब। अच्छा, अबाउट द चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, हम करें 18। ओके, अबाउट द चैम्बर ऑफ हार्ट क्या होगा? द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इज। ओके, ये मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया कि हमारे पास कितना क्या क्या प्रेशर होता है। ओके, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? राइट वेंट्रिकल का और लेफ्ट वेंट्रिकल का। ओके, सपोज दिस इज अ हार्ट, बेढंगा सा हार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया राइट वेंट्रिकल, और ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं ये पूछ रहा हूँ इसका सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का? सिस्टोलिक प्रेशर, कॉमन सेंस। एग्जैक्टली 120। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा 120। और हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 80। दैट विल बी द 80। और इसी तरह राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? दैट विल बी द 25। सिस्टोलिक इज 25। और इसका डायस्टोलिक कितना होगा?
ज़ीरो टू 8, ठीक है, 0 टू 8। आई नो कि डेविएशन में वैल्यूज़ चेंज हैं, ठीक है, बट फॉलो दीज़ वैल्यूज़, ठीक है? इसी तरह ये वाली वैल्यूज़ फॉलो करनी है आपने। इसी तरह अगर आपसे ये पूछे कि किस प्रेशर पे हमारे पास ये वाली जो एओर्टिक वाल्व हैं वो खुल जाती हैं? कितना प्रेशर हो के एओर्टिक वाल्व खुल जाएगी? यहाँ पे जो एओर्टा ऐसे जाता है घूम के, कितना हो प्रेशर? 80? य नहीं, नहीं, पल्मोनरी ट्रंकी के लिए, पल्मोनरी ट्रंक के लिए, सॉरी, दैट इज़ पल्मोनरी ट्रंक। दैट विल बी द 8, ठीक है, 8। और यहाँ पे अगर एओर्टा की बात करूँगा, दैट विल बी द 80, ठीक है, जहाँ पे ये एओर्टिक वाल्व खुल जाएगी, वो 80 होगी, ठीक है। अच्छा, वो कौन-सा प्रेशर, कितना प्रेशर होगा कि ये ऊपर जो जेवीपी है, वो एंगोर्ज्ड हो जाएँगी। प्रेशर कितना होगा, ये एंगोर्ज्ड होंगे। ये लेटेस्ट फ़ेब्रुअरी में ये एमसीक्यूज़ आया है कि आरटीएम का प्रेशर कितना होगा कि ये वेन जेवीपी जो ऊपर वाली हैं, ये एंगोर्ज्ड हो जाएँगी। कितना होगा? ग्रेटर दैन 8, राइट? ओके, फाइन। नेक्स्ट। ओहो, आपको ना की नहीं दिखानी मैंने। अच्छा, अबाउट द चैम्बर ऑफ हार्ट क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर कौन सा होगा? दैट इज 25 बाय, ओके, 25 बाय, इसका 0 टू 8 की बात की, 5, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, फाइन। नेक्स्ट। जी जी। हाँ, जब हमारे पास राइट आर्टियर का प्रेशर कितना इंक्रीज करेगा, किससे ज्यादा होगा? 8 से ज्यादा होगा। तो इंगोर्ज करनी है हमारे पास, इंगोर्ज नेक वेन मिलना शुरू हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है डॉक्टर साहिबा? ओके, फाइन। अगर किसी ने पेपर कोई रिपीटर है तो शी कैन अंडरस्टैंड कि ये आया हुआ है, ठीक है, पेपर के अंदर। रिगार्डिंग सेकंड हार्ट सॉन्ग, अच्छा, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, प्रीवियसली जो मे सेशन का मैं बता रहा था उसमें ज़्यादातर रिपीटर थे, तो वो बहुत अच्छा रहता था। लाइक मैं पॉइंट्स बताता था तो वो बीच में बताते सर ये हमारे पेपर में आया हुआ था, ठीक है। सो इस तरह बहुत अच्छा लगता है कि आपको फिर वो ट्रस्ट होता है टीचर्स पे भी कि सर सही बता रहे हैं और हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। अगर कोई रिपीटर हो ना तो वो बहुत बेनिफिट रहता है। अच्छा, रिगार्डिंग सेकंड हार्ट साउंड, अच्छा ये मुझे बताएं आप क्या ऑप्शन होगी? एनीबॉडी? लो फ्रीक्वेंसी देन S1 या लेस ड्यूरेशन देन S1? व्हाई नॉट S1 फ्रीक्वेंसी? ये भी तो ठीक है, या ये वाली हाई फ्रीक्वेंसी वाली तो ठीक है, ये भी ठीक है, डी। Yes, we have to prefer the duration one, right? I have told you already. So the option is B. Okay. अगर ये ऑप्शन में ना होगा तो फिर हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में से किसी एक को प्रेफर कर देंगे। ओके। अच्छा, री एंट्री इम्पल्सिस, अच्छा ये ना हमारे पास मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड रहती हैं पारोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर एरिथमिया। पारोक्सिस्मल बेडंगा सा वेंट्रिकुलर एरिथमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। मैं आपको एरिथमिया नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, उसमें ड्रग्स नहीं बता रहा, ये चीज़ें नहीं बता रहा, बिकॉज वी हैव टू बी स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमने, सीपीएसपी ओरिएंटेड। ये हम एनर्जी और जगहों पे अप्लाई करेंगे यही डिटेल के अंदर। सो हमने ओवरऑल स्टेबस कवर करना है। पारोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर एरिथमिया इज एसोसिएटेड विद री एंट्री सर्किट के साथ हमारे पास मोस्ट कॉमनली है, और भी ऑप्शन होती है, बस मोस्ट कॉमनली पारोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर एरिथमिया के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, इसी तरह अगर हमसे ये पूछे लाइक के अ वुमन हैड एमआई, ठीक है, 48 और लेटर शी डाइड। नो, ऑन ईसीजी देयर इज इरेगुलरली लो वोल्टेज वेव, व्हाट कैन बी द पैथोफिजियोलॉजी, क्या होगी? ऑप्शन देता हूँ हमारे पास, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव पीरियड या री एंट्री ऑफ इम्पल्सिस। अच्छा, एक बंदी मर गई है, मरने के बाद भी उसकी ईसीजी पे जो है ना लो वोल्टेज इरेगुलर वेव्स आ रही हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? मुझे बताएं कि री एंट्री ऑफ इम्पल्सिस, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव पीरियड, या हमारे पास इंक्रीज स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस, क्या होगी ऑप्शन? री एंट्री ऑफ इम्पल्सिस ना, कि उसकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है थोड़ी सी, अक्सर आपने देखा भी होगा जब आप डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो, उसके बाद भी अगर आपने ईसीजी ऐसी की हो तो थोड़े से दाने आने शुरू हो जाते हैं, तो अक्सर परेशान भी हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ था, मैं परेशान हो गया, मैं क्या दोबारा जिंदा हो रही है, दैट इज नॉट द
awakening of the patient, that is just re-entry of impulses, abnormal activity होती है हार्ट की. Okay. ECG shows P waves which is converted into small waves and QRS irregular interval. तो ये क्या होगा? QRS at irregular interval, P waves converted into flat waves. Absent P waves with irregular QRS complex is associated with atrial fibrillation. Great. और पल्स कौन सी होगी? इरेगुलरली इरेगुलर. इतना इतना स्लो स्लो क्यों बोल रहे हैं? एनर्जी नहीं है आपकी. यू पीपल नॉट एंजॉयिंग माई लेक्चर. आपको समझ नहीं आ रही? क्यों नहीं कॉन्फिडेंस हो रहा? मेरे होते हुए कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा? कोई हाल नहीं. इससे अच्छे आप मेरे क्या कहते हैं, मेरे से मेरे पे क्या कह रहे हैं यार? ऐसी तो बात ना करें. आई आई नेवर वांट यू पीपल बीइंग माय स्टूडेंट एंड यू आर सेइंग सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है. मेरे में नहीं देखा मेरे में कितना कॉन्फिडेंस है. मैं तो खुद कहता हूँ आई एम द मोस्ट हैंडसम वन. ओके. इसी तरह कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है आपने कि मैंने पास करना है एट एवरी कॉस्ट. बेशक आप ब्लंडर भी करें, बोलें तो सही. ओके. बोलना है आप लोगों ने, ठीक है. जी 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 जी. जी. ओके. फ्लटर का मैंने आपको वो बताया ना, फ्लटर के साथ दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. एक साथ होता है पेरेंट्स. हाँ सर, वो फ्लटर वाला जो कर रहा है, ठीक है. और एट्रियल फ्लटर के साथ और रेगुलरली इरेगुलर पल्स, ठीक है, काम खत्म फ्लटर का. ठीक है. और इसी तरह फिब्रिलेशन के साथ इरेगुलर आर वेव्स अलोंग विद एब्सेंट पी वेव्स, या यहाँ पे उसने दूसरे टर्म्स क्या यूज किया है, देर इज स्मॉल इनटू द स्मॉल वेव्स. ठीक है, स्मॉल वेव्स. और इरेगुलर आर वेव्स कम्स एट इरेगुलर इंटरवल्स. ठीक है. इरेगुलरली इरेगुलर की बात कर रहा है यहाँ पे. तो दैट इज पल्स. एक्चुअली हमें जब क्यूआरएस होता है उसके बाद ही वेंटिकुलर कंट्रैक्ट करते हैं ना. और जो पल्स मिल रही होती है एक्चुअली वो शो ही यही कर रही है, वेंटिकुलर कंट्रैक्शन को शो कर रहा होता है. तो वो अगर ये बात कर दे इरेगुलरली इरेगुलर पल्स या इरेगुलर क्यूआरएस की बात कर ले तो एक ही बात हुई ना डॉक्टर साहिबा. ओके. तो वो इसी के वाले से हमें बात कर रहे हैं. अच्छा. इन कार्डियक साइकिल आर्टियल फिब्रिलेशन अकर्स कहाँ पे होगी? मैंने ये अभी डिस्कस किया है. यस. वो ऑप्शन किधर गई? किधर गई ऑप्शन? अच्छा, ऊपर है सर. एट द लोअर एंड ऑफ पीयर इंटरवल. और दूसरी क्या होती है? दूसरी क्या होती है एक्शन पोटेंशियल के हवाले से? एक्शन पोटेंशियल के हवाले से फिब्रिलेशन का अगर पूछे, एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल. पेशेंट आफ्टर आरटीए loses 2 liter. ओहो. ओके. आफ्टर 15 मिनट्स आवर क्लास विल बी एंडेड ऑटोमेटिकली. ठीक है. सो हम बाकी जो है कल पढ़ेंगे. और प्लीज़ आप एक दफ़ा खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा. जो इस इश्यूज होंगे वो आप मुझे बता दीजिएगा. अब ये क्या निकल आया? इसको कहाँ पे किधर कैसे क्या करना है? यहाँ से. ओके. फाइन. ओके फाइन. ओके. प्लीज़ आप ना एक दफ़ा स्टडी कीजिएगा और आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना वही हैं. अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सी चीज़ें बताना चाह रहा होता हूँ. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं बता पाता. तो फिर मैं ना आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कंपनसेट कर दूंगा, या तो फिर मैं आपको वॉइस नोट ग्रुप के अंदर बना के भेज दूंगा. ठीक है. बट द पॉइंट इज आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, वरना मुझे कोई नहीं है मैं इतनी एनर्जी वेस्ट करूँ अपनी. जस्ट ओनली इफ यू पीपल विलिंग टू लर्न देन आई एम ओके. अगर आपको शौक नहीं है कोई मसला नहीं है. ओके. पेशेंट. अच्छा. पेशेंट आफ्टर आरटीए लूजेस 2 लीटर ऑफ ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर? क्या होगी? दैट इज इंक्रीज वेनस रिटर्न, स्लाइटली स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज हार्ट रेट, या नेगेटिव फीडबैक कंपनसेशन. क्या होगा? टोन. ओके. वेनस टोन इंक्रीज होगी. यस. I have told you we have to prefer the tone one over the increase heart rate के साथ. नो डाउट ये भी होगा. ओके. ये एक्चुअली पुअर रिकॉल के अंदर भी आ जाता है, उसको दोनों में से एक ऑप्शन देनी चाहिए.
ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन देनी चाहिए, नो डाउट कि दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, वी वेव ऑन कार्डिक साइकिल शो। अच्छा, आइसोवोलेमिक जो हमारे पास S2 वेव्स होती है ना, उसके साथ आपने बताना है S2 हर्ट्ज होने के साथ वी वेव की एसोसिएशन होती है। तो S2 की हमारे पास हर्ट्ज होन कहाँ पे होता है, आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन, आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन के अंदर तो वी वेव की एसोसिएशन S2 हर्ट्ज होन के साथ है, दैट इज आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन। वी वेव के अंदर क्या होगी, देर इज फीलिंग, और हमारे पास क्या होगा, एट वेन्स की क्या होगी, फीलिंग्स होंगी कि क्या होंगी? कल मैंने बताया था, देर इज फीलिंग्स ऑफ ब्लड ना, विलिंग से फीलिंग्स, विलिंग एंड फीलिंग्स, ठीक है। और अगर एनलार्ज्ड, एनलार्ज हमारे पास वी वेव्स होगी, किस कंडीशन के अंदर होती है, एनलार्ज, यस, वध जाने से मैंने बताया था, वध जाना और वैनिश, ठीक है। टाइग्रास्पिड रिगर्जिटेशन में दो चीजें होती हैं, वध जाना, वध जाने को कहते हैं भट जाने को, पंजाबी में वध जाना कहते हैं, ठीक है। तो वी बढ़ जाती है, और वैनिश से मैंने आपको बताया था एक्स, एक्स जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर वी बिकम्स इन लार्ज या प्रोमिनेंट, एंड द एक्स हमारे पास वो खत्म हो जाती है। ओके, उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज मेजर्ड बाय 25, किससे मेजर किया जाता है, दैट इज मेजर्ड बाय। अच्छा, ये पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होता है, हम ना कैथेटर, कैथेटर लेते हैं, उसको हम फेमरल वेन या इंटरनल जोगुलर वेन के साथ पास करते हैं, राइट आर्टरियम से पास करके पल्मोनरी कैपिलरी में लेके जाते हैं, उसके साथ बलून अटैच होता है, उसको इन्फ्लेम कर देते हैं, और इस तरह उसके साथ डिवाइस भी अटैच होती है, और डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से वो हमारे पास ना ब्लड प्रेशर मेजर करता है। तो और ये जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है, इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ राइट आर्टियल प्रेशर। जो हमारे पास राइट आर्टियल प्रेशर होता है, उसका इनडायरेक्ट मेजर होता है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है सभी को, इनडायरेक्ट? ओके, ओके, राइट आर्टीरियल प्रेशर, उसमें लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर लिखा हुआ है, द राइट आर्टीरियल प्रेशर होना चाहिए एट्रियम का, ठीक है, दैट शुड बी द राइट आर्ट्रियम प्रेशर। ओके, here you find another mistake. Okay, that is left atrial pressures. Okay, I will look for it, ठीक है, इसमें क्या इशू है, I will look for it. ओके, 25, डॉक्टर साहिबा जिसने पॉइंट आउट किया था, आप मुझे रिमाइंडर देंगे कि सर आर्टीरियल प्रेशर का आपने कहा था कि मैं दोबारा बताऊंगा। ओके, फाइन। कार्डिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू, ओके, वो ना राइट है, आर्टीरियल प्रेशर का क्या है, दैट इज क्या डायरेक्ट मेजर है, इनडायरेक्ट मेजर है, क्या है राइट आर्टीरियल का, वो उसने नहीं बताया हुआ है यहाँ पे ना। तो खैर, कार्डिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू, कार्डिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू, डेफिनेशन क्या होती है कार्डिक इंडेक्स की, दैट इज कार्डिक आउटपुट टू बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। कार्डिक इंडेक्स की जो डेफिनेशन होती है, कार्डिक आउटपुट टू बॉडी सरफेस एरिया इज द डेफिनेशन ऑफ कार्डिक इंडेक्स। ओके, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है कार्डिक आउटपुट का, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, यस, स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर हार्ट रेट। अगर आपसे पूछे द स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यस, यस, कार्डिक आउटपुट ओवर हार्ट रेट, ठीक है, ये भी उसने पूछा हुआ है सीपीएसपी ने। ओके, फाइन। कार्डिक इंडेक्स क्या है, दैट इज कार्डिक आउटपुट टू बॉडी सरफेस एरिया। ओके, फाइन। विच इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन ईसीजी, कौन सा रिकॉर्ड नहीं किया जाता ईसीजी पे, ऐसे नोट की हमारे पास पेस में उसमें जो वो होती है, ऑटोमेसिटी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि वो हमारे पास पेस में करेक्ट करता है ड्यू टू ऑटोमेसिटी, या उसकी हाई फायरिंग रेट, दैट इज हाई फायरिंग रेट, ठीक है, दैट इज हाई फायरिंग रेट। और उसका कितने रेट होता है, यस, सेक्सटी से मैंने आपको याद किया था ना, एस ए, सेक्सटी नोड है ये, SAXXT, और ये वाई सेक्सटी नोड,
ठीक है, 60 to 80, और 20 20 माइनस करते जाएं तो हमारे पास ए बी नोड और परकंजी फाइबर क्या आ जाता है। हार्ट रेट हमारे पास हार्ट मैक्सिमम हार्ट रेट अकर ड्यूरिंग, किस फेज में होते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट अकर ड्यूरिंग एट्रोपिन, एंजाइटी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर या एक्सरसाइज। दैट विल बी द एक्सरसाइज एग्जैक्टली। ठीक है, नोट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली के अंदर नहीं होता, नो डाउट उसके अंदर हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाता है, बट मैक्सिमम इज इन द एक्सरसाइज के अंदर होता है। अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर कार्डियो आउटपुट इनिशियली कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो इंक्रीज करते हैं? हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों अर्ली स्टेजेस के अंदर इंक्रीज कर लेता है, बट लेटर स्टेजेस के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है या हार्ट रेट बढ़ता है? दैट इज ओनली द हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट। तो मेजर इम्पैक्ट इज ऑन द हार्ट रेट, सो एक्सरसाइज हेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट वन, मैक्सिमम प्रेशर इन एओर्टा इज, मैक्सिमम प्रेशर इन एओर्टा ड्यूरिंग किस फेज के अंदर होगी मैक्सिमम प्रेशर? ओके, मैंने ये वाले पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस नहीं किए कि एओर्टा का मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, एओर्टा का मिनिमम प्रेशर कब होगा। ओके रिमेंबर, जब हमारे पास मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर की बात करें, अब ये देखें, अब अगर आप कहेंगे कि सर इसमें समझाना है मैंने इसको ना, तो अल्टीमेटली समझाने के बाद भी आपने इसको याद ही करना है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, तो प्लीज लर्न दीज थिंग्स कि मैक्सिमम वेंटिकुलर प्रेशर कब होता है हमारे पास, मैक्सिमम वेंटिकुलर प्रेशर इज इन, ओके, एक डायस्टली के हवाले से भी होता है, गुड स्टूडेंट विल टेल मी द एवरीथिंग। हमारे वेंटिकुलर हमारे पास फिलिंग मैक्सिमम कब होती है, फिलिंग, मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल इज इन रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग ना, रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग। ठीक है, मैक्सिमम फिलिंग, फिलिंग से रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग। ठीक है, अगर डायस्टोली की बात करें दैट इज इन द वन, अर्ली वन थर्ड ऑफ द डायस्टोली। ठीक है, अगर फील्ड की बात करेगा तो फिर क्या आएगा, फील्ड की एट्रियसिस की। ठीक है, ये वेंटिकल्स की हमने फिलिंग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम वेंटिकुलर प्रेशर कब होता है। ठीक है, फीलिंग की बात की, अब प्रेशर की बात करते हैं। दैट इज रैपिड इजेक्शन के अंदर, रैपिड इजेक्शन के अंदर मैक्सिमम वेंटिकुलर प्रेशर होता है। देखें, वॉल्यूम और उसका आपस में ऑपोजिट रिलेशन है इन टर्म ऑफ हार्ट के अंदर, जस्ट फॉर मेमोरिंग पर्पसेस के लिए, कि जब रैपिड इजेक्शन होगी वॉल्यूम जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा, उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा वेंटिकल्स के अंदर, रैपिड इजेक्शन। ठीक है, अगर मिनिमम वेंटिकुलर प्रेशर की बात करें तो फिर क्या होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा होगा रैपिड फीलिंग के अंदर, रैपिड फीलिंग के अंदर हमारे पास मिनिमम वेंटिकुलर प्रेशर होगा। और मैक्सिमली फीलिंग कब होती है, मैक्सिमली फील्डिंग कब होती है, वेंटिकुलर फीलिंग के अंदर। ठीक है, रैपिड वेंटिकुलर फीलिंग के अंदर, डायस्टोली के हवाले से और होती है। मिनिमम वेंटिकुलर प्रेशर कब होता है, रैपिड फीलिंग के अंदर। ठीक है, एओटिक प्रेशर की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम एओटिक प्रेशर कब होता है, मैक्सिमम एओटिक प्रेशर, रिड्यूस इजेक्शन या स्लो इजेक्शन के अंदर, रिड्यूस और स्लो इजेक्शन। ठीक है, रिड्यूस और स्लो इंजेक्शन। अच्छा, मिनिमम एओटिक प्रेशर कब होता है, दैट इज जब हमारे पास S1 हार्ट होल्ड आते हैं। ठीक है, S1 हार्ट होल्ड के जो हार्ट होल्ड के साथ एसोसिएशन होती है। मिनिमम एओटिक प्रेशर दैट इज आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, S1। ठीक है, S1 के अंदर मिनिमम होता है, मैक्सिमम हमारे पास जब स्लोली स्लोली इजेक्शन होती है एओर्टा के अंदर, रिड्यूस इजेक्शन, स्लो रिजेक्शन, हमारे पास उसके अंदर क्या होगी, मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर। जो S1 के साथ एसोसिएशन होती है आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर हमारे पास देयर इज मिनिमम एओर्टिक प्रेशर। जो मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा दैट विल बी, ओके यहाँ पे लिखा भी हुआ, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर दैट इज रैपिड फीलिंग के अंदर। ठीक है, मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर दैट इज रैपिड फीलिंग के अंदर। ठीक है, रैपिड इजेक्शन के अंदर मैक्सिमम है, और मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर दैट इज रैपिड फीलिंग के अंदर। यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट, राइट? ये ठीक है? ओके,
ओके मैंने आई ट्राई, ये तंग करते हैं आई नो। आई विल ट्राई कि कुछ इसका निमोनिक्स बना लूँ मैं। ओके निमोनिक्स बनाने में टाइम लगते हैं। मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स इन हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक में मोस्ट पोटेंट कौन सा होगा? मोस्ट पोटेंट हाइपोवोलेमिक शॉक, शॉक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा ओवरऑल अगर शॉक की बात करें, ओवरऑल शॉक की अगर बात करें, दैट इज बैड रिसेप्टर। तो यहाँ पे हमने क्यों यहाँ पे ब्रेन इस्केमिक रिस्पॉन्स क्यों चूज किया? वेन एवर देर इज द वर्ड ऑफ पोटेंट, मैंने आपको बताया था द मोस्ट पोटेंट का वर्ड आए रिस्पॉन्स टू, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल के अंदर, दैट इज सी एन एस इस्केमिक रिस्पॉन्स। और मीन आर्टियल प्रेशर कितने से कम हो तो ये सी एन एस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है? 60 से कम होगा तो सी एन एस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। ओके मेंटेन ऑफ ब्लड प्रेशर एज अ होल उसके अंदर कौन सा होता है? यस। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, वास। ओके ग्रेट। ओके हमारे पास रैपिड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पैरो रिसेप्टर। और रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इन द शॉक, पैरो रिसेप्टर्स। जब पोर्टन का वर्ड आ जाए तो यू हैव टू चूज द सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, दैट इज व्हाट द चेंज ऑफ वर्ड्स एंड चेंज ऑफ कीज। अच्छा हमारे पास टू मेजर द कार्डिक आउटपुट विच डाई इज यूज, कौन सी डाई यूज करते हैं? दैट इज कार्डियो, दिल दिल पाकिस्तान, हरा हरा झंडा दिल दिल पाकिस्तान, कार्डियोग्री। ठीक है, कार्डियोग्री। ओके हमारे पास मल्टीपल माइलोमा के अंदर कौन सी डाई होती थी? मल्टीपल माइलोमा के अंदर, ओके खैर हम उधर पढ़ेंगे। सॉरी, अब जो ये जिसकी सूसू हो रही है ना वो मुझे टाइप कर दे काइंडली, वो टाइप कर दिया करे प्लीज। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको सारे आइडिया आएगा। अभी आप सीवीएस फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी आपने दूसरा नहीं किया। इंडिया इंक डाई किसके अंदर होती थी? इंडिया इंक डाई, इंडिया इंक डाई। जब मैं चैप्टर पढ़ा लूंगा ना फिर इस तरह मैं इधर उधर से पूछूंगा आपको एमसीक्यूज। अभी आपको मैं बता रहा हूँ जस्ट, ये आपके माइंड में हो नहीं। इंडिया इंक डाई इज नॉट इन द सिक्लिक्स। खैर मैं आपको बताऊंगा ठीक है। तो मेरा कार्डिक आउटपुट विच डाई इज यूज, कार्डियोग्रीन हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास 32 पल्स, पल्स वेव वेलोसिटी कैन बी यूज्ड टू, पल्स वेव वेलोसिटी, सॉरी नो ये एंड हो जाएगा। ठीक है बाकी आप एमसीक्यूज खुद कीजिएगा। ठीक है एंड द क्यूरीज अपनी आप मुझे ग्रुप में बताइएगा।